ओके। तो अम, अब तक हमने ये सारा चीज़ कंप्लीट किया जो एडिशनल टॉपिक्स था। एंड कुछ कुछ और है छोटा छोटा चीज़, वो सब देखते हैं। इतना पार्ट को आज कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये होस्ट कमांड क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं, उसका यूज क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले एक फॉर्म ही बना लेते हैं। यहाँ नहीं, सिंपल एक फॉर्म पहले बनाते हैं। ठीक है, एक टेक्स्ट फाइल लेते हैं। txt अंडरस्कोर फाइल। इसमें पहले मैं ये ऐड कर देता हूँ, एग्जिट वाला। ज़्यादातर आपको जो मोस्ट यूज्ड में है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको काम आएगा। अटैच्ड लाइब्रेरी, ऑब्जेक्ट ग्रुप्स, ये सब आपको रियल टाइम में वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो भी कंपनीज में आप काम करोगे, ऑब्जेक्ट ग्रुप बना बनाया रहेगा, ढेर सारा लाइब्रेरीज रहेगा। कल होके बोलेगा कि लाइब्रेरी में कुछ चेंज करो, तो नीचे आके लाइब्रेरी में चेंज करोगे, फिर यहाँ पर से डिलीट करके रीअटैच करेंगे फ्रेश वाला लाइब्रेरी। इस टाइप का ही ज़्यादा काम आता है, ज़्यादातर लाइब्रेरीज आपको देखने को मिलेगा। फिर प्रॉपर्टी क्लास, प्रोग्राम इनिट, विजुअल एट्रीब्यूट्स, ये सब पे अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये सब ज़्यादा काम आता है। ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दिया। एंड इसको नीचे करता हूँ सेव। जेनेरिक फॉर्म करके सेव करता हूँ। और इसमें एक बटन बना देता हूँ मेन में। ठीक है, मैंने मेन फॉर्म में ये फॉर्म अटैच कर दिया है। देखते हैं वो फॉर्म खुलता है कि नहीं। ठीक है, खुल रहा है, एग्जिट हो रहा है। ओके, फॉर्म बन गया। अब इसमें रिक्वायरमेंट ये है होस्ट कमांड का कि मान लो कि कोई फाइल का नाम यहाँ रख दिए और वो फाइल को आपको डिलीट करना है। डिलीट करना है मतलब कि यहाँ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में वो फाइल है, ठीक है, उसको डिलीट करना है। तो हम लोग यूजुअली डिलीट करने का कुछ कमांड लिखते हैं ना सीएमडी में, अगर वहाँ से डिलीट करना हो तो। क्योंकि ये तो रन टाइम में होगा, तो ये तो माउस से जाकर डिलीट नहीं करेगा, तो कमांड प्रॉम्प्ट से हम लोग डिलीट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि एक फाइल है, मैं एक डमी फाइल बनाता हूँ, टेस्ट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, इसके अंदर कुछ रख लिया।
इसका दो तीन बनाता हूँ, हाँ। तो इस फाइल को मुझे डिलीट करना है, तो एक कमांड प्रॉम्प्ट मैंने खोला लेट से, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा छोटा चलेगा। कमांड प्रॉम्प्ट में ये मुझे एक फाइल डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए डेल कमांड लिखेंगे, ठीक है। अब फाइल, जो फाइल को डिलीट करना है उसका पाथ है नाम, तो यहाँ से ऐसे कॉपी कर लिए पाथ, यहाँ पेस्ट किए, स्लैश, फाइल का नाम है टेस्ट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। ऐसे इंटर दबाएंगे और देखो डिलीट हो गया बैकग्राउंड में, है ना। तो हमें जो भी फाइल को डिलीट करना है, ठीक है। तो ये जो CMD है, कमांड प्रॉम्प्ट में CMD जो है वो मेरा अगर फॉर्म के थ्रू मुझे डिलीट करना है तो मुझे ये CMD को कॉल करना होगा और उसके अंदर ये पास करना होगा, ये टेक्स्ट डिलीट वाला स्टेटमेंट, मतलब ये कमांड, है ना। तो इसलिए हम लोग होस्ट यूज करते हैं। होस्ट यूजुअली इसीलिए यूज होता है कि आप अगर विंडोज़ का कोई सर्विसेज को यूज करना चाहते हो, जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना चाहते हो, या फिर कोई बैच फाइल यू चलाना होता है, बैच फाइल समझते हो, जिसमें ढेर सारा सेल स्क्रिप्टिंग लिख के रखते हैं, तो वो बैट फाइल होता है, ठीक है। तो बैट फाइल को अगर एग्जीक्यूट करना है तो उस वो भी आप बैट फाइल एग्जीक्यूट कर सकते हो फॉर्म्स के थ्रू। या फिर मान लो कोई EXE फाइल एग्जीक्यूट करना है, या फिर आपको नोटपैड खोलना है या कैलकुलेटर खोलना है, वो भी EXE फाइल है ना, एक कहीं ना कहीं रखा होगा। तो ये जो भी आप विंडोज़ का EXE फाइल, बैट फाइल, कमांड, ये सब इन सब चीज़ों को अगर आपको चलाना है फॉर्म्स के थ्रू, तो आप ये होस्ट कमांड यूज कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ता है, मान लो कि कल हो करके आ, ये जैसे मान लो कि टेस्ट है ना, मान लो कि माई फाइल, या फिर मान लो कि कोई SBI का डेटा आया, SBI का डेटा आया और उसमें फाइल का नाम है लेट से 3 फेब 2024, ठीक है, 2024। और ऐसा कोई फाइल आता है सिस्टम में, सर्वर में, और उस सर्वर में आप क्या करोगे, उसमें ढेर सारा डेटा रहेगा जो आपने उस समय कैसे जनरेट किया था, ब्लॉक से एक टेक्स्ट फाइल में एक फॉर्मेटेड टाइप का एक डेटा आपने जनरेट किया था, करेक्ट। तो वैसे ही यहाँ डेटा ढेर सारा भरा हुआ है, मान लो 1 लाख रिकॉर्ड है, या 2 लाख है, या 5 लाख है, या फिर रेगुलर बेसिस में आता है। तो आप वैसे चीज़ों को आप यूजुअली प्रिफर नहीं करोगे कि ओरेकल फॉर्म्स में जाकर के टेक्स्ट आईओ जो आप मेथड यूज कर रहे थे डेटा को रीड करने के लिए, वो आप नहीं चाहोगे, क्योंकि वो बहुत लेंदी प्रोसीजर है। उसके लिए आप SQL लोडर इस्तेमाल करोगे, ठीक है। SQL लोडर का काम है कि कोई भी टेक्स्ट फाइल या फिर फ्लैट फाइल है उसको रीड करके टेबल में लोड कर देना, तो हमारे टेबल में लोड हो गया, ठीक है। तो टेबल में वो बहुत फास्ट होता है। तो अब SQL लोडर क्या है, वो EXE फाइल है। EXE फाइल को आपको अगर फॉर्म के थ्रू रन करना होगा तो यहाँ पर वो होस्ट कमांड हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये सब रियल टाइम सिनेरियोज है। तो पहले अभी डिलीट वाला सिंपल वाला समझते हैं, फिर आगे का आपको सिनेरियो समझाते हैं। चलो, तो डिलीट के लिए एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए यहाँ पे इसमें इनिशियल वैल्यू मैं थोड़ा सा हार्ड कोड कर देता हूँ टेक्स्ट फाइल में, ताकि मुझे बार बार वहाँ नाम ना डालना पड़े, पाथ पूरा। तो ये पाथ मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। इतना आगे में फाइल का नाम सिर्फ डालना रहेगा। तो जो भी फाइल का नाम यहाँ डालेंगे, डिलीट बटन दबाएंगे, तो वो मेरा बैकग्राउंड में जाके यहाँ से डिलीट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे होस्ट कमांड, तो उसको सिंपल है, होस्ट लिखो, और यहाँ पे आपको क्या रन करना है, और यहाँ पे उसका एक और पैरामीटर है, होता है हाइड या फिर नो हाइड, दोनों में से कुछ भी, कि मतलब जब वो रन कर रहा होगा तो वो क्या आपको दिखेगा, या नो हाइड है मतलब नहीं दिखेगा, वो जो भी आपका कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है ना, वो प्रॉम्प्ट यहाँ दिखना है कि नहीं स्क्रीन पे। बस यही है दो। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, किसको कॉल करना है, तो CMD को कॉल करना है। CMD में पास क्या करना है, तो डिलीट लिखना है आपको उसके अंदर, करेक्ट। और डिलीट करना है तो डिलीट, यहाँ पर कमांड हम बताए थे ना, डिलीट लिखने के बाद वो फाइल का पाथ, ठीक है। तो फाइल का पाथ के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं टेक्स्ट फाइल से, क्योंकि यहाँ पर फिक्स नहीं करेंगे ना, जो भी टेक्स्ट फाइल में डालेंगे वो लेगा। तो इसका नाम है क्या, TXT फाइल। तो यहाँ पर लिख देते हैं TXT अंडरस्कोर फाइल,
तो ये जो स्टेटमेंट है, यानी कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड डॉट ई ओपन होगा सबसे पहले, और ओपन होगा तो उसके अंदर कौन सी कमांड चलेगी, तो डिलीट कमांड। और डिलीट कमांड का अपना पैरामीटर है, कि पैरामीटर मतलब कि कौन सा फाइल को डिलीट करना है, तो वो फाइल का नाम यहाँ पे अपेंड कर दिया। समझ गए? तो जब ये बटन दबाएंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा और डिलीट करने की कोशिश करेगा इस फाइल को। सिंपल। रेफरेंस देना है मतलब? हाँ, ये हमेशा किसी चीज भी, किसी भी आइटम को अगर कहीं रेफर करना है तो उसका नाम यूज करते हैं, ना कि उसके प्रॉम्प्ट या फिर उसके लेवल्स का। ये जो ऊपर में सबसे फर्स्ट में जो है, यही उसकी पहचान है। कोई भी आइटम, बटन हो या टेक्स्ट हो या रेडियो हो या किसी भी चीज़ का, उस सबसे पहला ना चीज़ है उसका नाम। और उसी नाम को हर जगह यूज करना है, चाहे तो उसमें वैल्यू असाइन करना हो या फिर उससे वैल्यू लेनी हो। ठीक है। तो चलो पहले इतना सिंपल सा टास्क करके देखते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। अब यहाँ पर फाइल नेम डालते हैं। तो ये फाइल नेम कॉपी करता हूँ। फिलहाल ये फाइल नेम कॉपी किया। आप कल होकर के यहाँ पर ये भी कर सकते हो ना, क्या बोलते हैं, एक ये वेब यूटिल का जो मैंने बताया था ऑप्शन, करेक्ट। वेब यूटिल में यहाँ पर ब्राउज कर सकते हो। जैसे हमने फाइल अपलोड कैसे करते थे, इमेज फाइल, तो एक ब्राउज का ऑप्शन खुलता था, और वहाँ से हम लोग फाइल चूज करते थे कि कौन सा फाइल आप ओपन करना चाहते हो। तो उसके बदले ओपन तो वही होगा, यहाँ पे ओपन कहीं डायलॉग बॉक्स खुलेगा और यहाँ पर वो नाम आ जाएगा पूरा, कि कौन सा फाइल को डिलीट करना चाहते हो ओपन करने की जगह पे। यहाँ पे पेस्ट क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, लगता है ये भर गया है, इसका साइज, फाइल नेम लगता है छोटा है प्रोबेबली। इसका साइज थोड़ा बड़ा करते हैं। लेंथ 30 ही कैरेक्टर है, तो इसको कर देता हूँ मान लो 300 कैरेक्टर्स। ओके। कंट्रोल टी, कंट्रोल एस। अभी यहाँ से फिर से फाइल नेम, हाँ पेस्ट हो गया, उस समय पेस्ट नहीं हो रहा था। ठीक है। अब यहाँ डिलीट बटन दबाएंगे, देखो कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया, लेकिन ये कुछ किया क्यों नहीं? डिलीट किया क्या? डिलीट नहीं किया। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने छोड़ दिया शायद, उसके वजह से। ये डिलीट के बाद यहाँ पे हम लोग देंगे /c। ठीक है। /c क्या करता है कि कमांड प्रॉम्प्ट में जो भी आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये नहीं, ये इधर होगा यहाँ पे। यानी आप जो भी कमांड खोलो और ये इतना पार्ट फिक्स रखना, ठीक है, कमांड में। और इसके बाद जो भी एग्जीक्यूशन होगा, यानी आप डिलीट करना चाहते हो या फिर कोई फाइल को एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में कॉपी करना चाहते हो, यानी कॉपी कमांड चलाना चाहते हो, तो उसके बाद ये क्या करेगा, इंटर कैरेक्टर अपने आप से पुश करेगा और वो उसको कमांड प्रॉम्प्ट को कंप्लीट कर देगा, ताकि वो कमांड प्रॉम्प्ट फिर बंद भी हो जाए ना, नहीं तो वो खुला रहेगा। इसके लिए तो प्रोबेबली इसी का मिस्टेक होगा, एक बार देखते हैं हम। एक काम करते हैं, इसका कॉपी बनाते हैं, उसमें सिंपल नाम लिखते हैं test.txt। test.txt। अभी पता नहीं डिलीट हुआ है कि नहीं है, वो मैसेज दिखाने से पता चलेगा, लेकिन यहाँ देखते हैं, देखो यहाँ से डिलीट हो गया। तो वो /c का था, वो बैकग्राउंड में क्या हुआ, रन हुआ और फिर उसने एग्जिट भी कर दिया कमांड प्रॉम्प्ट को, अदरवाइज वो कमांड प्रॉम्प्ट खुला रहता हमारा। नहीं तो, और जब तक वो फिर कमांड प्रॉम्प्ट को हम बंद नहीं करेंगे स्पेशली, तब तक फिर ये हमारा फॉर्म प्रोसेसिंग मोड में रहेगा। हाँ, वो कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करने के लिए, कि जो भी हम कमांड दिए हैं बाद में, डिलीट वाला कमांड हो या कॉपी कमांड हो या क्रिएट डायरेक्टरी का कमांड हो, वो करने के बाद आप एग्जिट कर दो कमांड को। एक्स, मतलब इसमें ये मेथड है इस तरीके से कॉल करने का। ठीक है।
ओके। तो अब यहाँ पे उसी तरह मैसेज या दिखा सकते हो बाद में, होस्ट के बाद, कि वो सक्सेसफुल हो गया है करके। तो इस तरह से हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है तरीका। मान लो कि कोई बैट फाइल आप बना रहे हो, यहाँ पे लेट से मैं एक बैट फाइल बनाता हूँ। एक नोटपैड खोलता हूँ और सैम्पल डॉट बैट, ये बैट फाइल बनाता हूँ, ठीक है। इसका एक्सटेंशन बैट फाइल रखता हूँ, इसको नोटपैड में ओपन किया। ये कमांड प्रॉम्प्ट का बैट फाइल होता है। इसमें आप विंडोज़ का सेल स्क्रिप्टिंग लिख सकते हो, जैसे क्या होता है, इफ एल्स फॉर लूप, उसका भी अपना एक इफ एल्स फॉर लूप, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर लिखने का, वेरिएबल डिक्लेयर करने का, किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करने का, बहुत सारा सब कुछ कर सकते हो विंडोज़ में। जो भी आप कमांड प्रॉम्प्ट में करते हो, यहाँ पर आप सीरियली लिख सकते हो प्रोग्रामेटिकली, उस सेल स्क्रिप्टिंग में आता है, ठीक है। सिंपल सिंपल भी कमांड लिख सकते हैं, जैसे कि जो मैंने डिलीट लिखा वहाँ पे है ना। तो यहाँ पर आप पहले से ऐसा कर सकते हो कि कॉपी, पहले अपने को कमांड का रिहर्सल करना होगा, ओके, कि जो कमांड हम वहाँ लिख रहे हैं वो कमांड काम करेगा कि नहीं, ठीक है। तो कॉपी करोगे सबसे पहले, मान लो कॉपी करेंगे, कॉपी करना चाहते हैं किसी फाइल को दूसरे फोल्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि एक फोल्डर है, मान लो BKP नाम का, यानी जिस भी फाइल को हम डिलीट करने जा रहे हैं, उस फाइल को पहले एक बैकअप बना लेते हैं। ऐसा मेरा कॉन्सेप्ट है इसमें, ये हम रखना चाहते हैं। तो test.txt को हम डिलीट करने से पहले इसको बैकअप में डाल देंगे, फिर test.txt चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉपी, और किस फाइल को करना है, इस फाइल को, तो इसका पाथ लिख लिया, स्लैश टेस्ट डॉट टी एक्स टी, यानी इस फाइल को कॉपी करना है। डेस्टिनेशन क्या है, तो अगेन डेस्टिनेशन इज ऑलमोस्ट सेम, यहाँ पर रख देंगे इसको बैकअप के अंदर, ठीक है। या फिर कॉपी करने से पहले बेटर होगा कि पहले मैं CD करूँ, इस बैकअप के अंदर जाऊँ, यानी D ड्राइव में जाऊँ, फिर D ड्राइव में अभी गया नहीं है तो उसके लिए D कॉलन करना पड़ता है, तो फिर उस पाथ में चला जाएगा जो आप पाथ डाले हो। तो ये कमांड D में गया। अब मैं लिखूँगा कॉपी, और यहाँ से स्लैश टेस्ट डॉट टी एक्स टी, और यहाँ डॉट, डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, जिस डायरेक्टरी में अभी मैं हूँ वहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो मैं करंटली अभी बैकअप ड्राइव में हूँ ना, सॉरी फोल्डर में हूँ, तो कॉपी करो इस फाइल को, यानी इस जगह से उठाओ और डॉट में डाल दो। डॉट मतलब जो करंट डायरेक्टरी है, यानी यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, देखो वन फाइल कॉपीड। अब चलो फोल्डर में जाकर देखते हैं, तो बैकअप में आ गया, है ना। तो बैकअप से मुझे डिलीट करना होगा अभी, समझ गए। तो ये जो कमांड है हम लोग ऐसे लिखेंगे सेल स्क्रिप्टिंग के अंदर। यहाँ से कॉपी किया, सबसे पहले मेरी कमांड चलेगी ये वाला, कि आप जिस भी ड्राइव में हो, सबसे पहले यहीं पे है ना जो भी खुला, अपने को मतलब नहीं है, सबसे पहले आप इस वाले फोल्डर ड्राइव में जाओ। ड्राइव में जाने के बाद D कॉलन प्रेस करो, जैसे जैसे मैंने यहाँ प्रेस किया, और उसके बाद आप ये वाला कमांड चलाओ। जब ये बैकअप हो गया, तब मुझे डिलीट कमांड चलाना है, करेक्ट। डिलीट करने के लिए लिखेंगे del, और फिर यहाँ पे पाथ का नाम, और यहाँ पे हो जाएगा txt, करेक्ट। अभी मैं कहीं भी हूँ उससे फ़र्क नहीं, क्योंकि जिसको डिलीट करना है उसका मैंने फुल पाथ दिया है, तो वो वहाँ से डिलीट करेगा, है ना। तो ये वाला, इसको चलाता हूँ डिलीट, कुड नॉट फाइंड डी फॉर्म्स में, अच्छा मैंने कॉपी लिख दिया, सॉरी। वो जो कॉपी किए थे ना टेक्स्ट, वही पेस्ट हो गया ना मेरी, ओके। तो यहाँ से पेस्ट किया, ठीक है, लेकिन इसको कॉपी हटाना पड़ेगा। हाँ, तो अभी डिलीट करते हैं, कुड नॉट फाइंड अभी भी। D कॉलन फॉर्म से टेस्ट डॉट टी एक्स टी डिलीट हो गया था क्या, देखता हूँ इधर जाके। यहाँ पे नहीं है, अच्छा पहले ही लगता है डिलीट समहाउ हो गया क्या, यहाँ से भी डिलीट हो गया, वो तो मैंने किया था।
ओके, टेस्ट डॉट टी एक्स टी, फिर से चला के देखता हूँ। हाँ, डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। तो वापस से बना देता हूँ, मतलब कमांड चल गया। ये सब टेस्ट करने का है कि जो सेल स्क्रिप्टिंग लिखेगा वो आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो कोई और सेल स्क्रिप्टिंग का मतलब डेवलपर होगा जो ये कर हेल्प करेगा आपको। बेसिकली वो पूरा स्क्रिप्ट को यहाँ पे ऐसे डालना है अपने, और यहाँ जब ये बैट फाइल चल जाएगा, अगर एग्जिट नहीं भी हो रहा तो आप यहाँ एग्जिट नीचे लिख सकते हो, ताकि ये बैट फाइल बाद में जब ये सब कुछ लाइन बाय लाइन चल जाए तो लास्ट में एग्जिट हो जाए। तो देखो यहाँ पे भी मैं एग्जिट लिखता हूँ, एग्जिट हो गया। तो इसका मतलब कि ये मेरा चलेगा जब इसी स्टेप से चलेगा कि पहले इस फोल्डर में जाएगा, फिर ड्राइव में जाएगा, फिर कॉपी करेगा, फिर डिलीट करेगा, फिर एग्जिट कर जाएगा। तो ऐसा आप बड़ा सा टास्क लिख सकते हो। मतलब कई बार होता है ऐसा कि हमें बहुत सारा प्रोसेस करना रहता है, मतलब विंडोज़ लेवल पे। तो वो सारा प्रोसेसिंग पार्ट के लिए हम लोग बैट फाइल चलाते हैं, जो नॉर्मली फॉर्म्स के थ्रू पॉसिबल नहीं है कि आप फॉर्म्स ये विंडोज़ लेवल पे बहुत सारा चेंजेस करो। वो बहुत सारा काम ऐसा करने के लिए हम लोग बैट फाइल बनाते हैं, सेल स्क्रिप्टिंग लिखते हैं। और सिंपली हम इस बैट फाइल को एग्जीक्यूट कर देंगे अपने होस्ट में, तो ये सारा खुद ब खुद चल जाएगा। समझ गए ना? तो यहाँ पे सिंपली हमें, अच्छा ये बैट फाइल में हमने ये हार्ड कोड किया है टेस्ट डॉट टी एक्स टी। ओके, विच इज़ नॉट करेक्ट, बट अभी हम लोग, मुझे उतना सेल स्क्रिप्टिंग का आइडिया नहीं है कि यहाँ पर फिर पैरामीटराइज्ड भी होता है एक तरह से, तो वो उस टाइप का मुझे नहीं पता है। तो फिलहाल हम हार्ड कोड पे ही काम चला रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट इस बैट फाइल को करेंगे सैम्पल डॉट बैट। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको लाइन को कमेंट कर देता हूँ। होस्ट, और इसमें बैट फाइल का नाम डायरेक्ट, कुछ नहीं यहाँ करना है, ऐसा स्लैश सैम्पल डॉट बैट फाइल कंपाइल। ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा, वो फॉर्म खुला है ऑलरेडी। कंट्रोल टी कंट्रोल एस। अब ये आइडियली बैकअप बन जाना चाहिए और डिलीट हो जाना चाहिए। तो देखते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा कुछ स्क्रिप्ट फाइल में लिखा है, तो डायरेक्ट दबा देते हैं बटन, वो चल गया। अब देखते हैं, बैकअप में फाइल आ गया और इधर से टेस्ट फाइल भी डिलीट हो गया। परफेक्ट। तो हमें सिर्फ एक फाइल बनाना पड़ा जिसके अंदर हमने मल्टीपल विंडोज़ के स्क्रिप्ट लिख दिए थे और उसको चला दिए तो सब कुछ चल गया। ये समझे होस्ट कमांड का फ़ायदा? तो उसी तरह बहुत सारे एग्जीक्यूटेबल्स आप कॉल कर सकते हो, एसक्यूएल लोडर और बहुत तरह का काम। ठीक है सर, विंडोज़ का कोई भी। हम्म, हाँ वही बोल रहा हूँ, एसक्यूएल लोडर एक अलग से ईएक्सी फाइल होता है। ठीक है, आप अगर देखोगे एसक्यूएल लोडर, एसक्यूएल लोडर एक्चुअली ये आपका डेटाबेस के साथ आता है। ठीक है, तो वो डेटाबेस के साथ आएगा तो आप, और वो एक एसक्यूएल एलडीआर करके होता है। ठीक है, तो ये देखो एसक्यूएल लोडर का फिर उसमें अलग अलग पैरामीटर्स पास होते हैं, और कौन से फाइल को लोड करना है, कौन से टेबल में लोड करना है, और फिर उसके साथ कंट्रोल फाइल बनता है जिसमें हम लोग सब कुछ डिटेल डालते हैं। तो वो जब आप पूरा आपका सेटअप रेडी हो जाएगा तो एसक्यूएल लोडर डॉट ई और वो कंट्रोल फाइल का नाम पास करेंगे, तो ये जो पूरा लाइन रहेगा वो लाइन को आपको बैट फाइल में डाल देना है, और वो बैट फाइल को कॉल कर देना है। तो वो एसक्यूएल लोडर को कॉल करेगा, और वो कंट्रोल फाइल जब साथ में चलेगा तो वो रिस्पेक्टिव टेबल में रिस्पेक्टिव फाइल से डेटा उठा के डाल देगा। फिर उसी के अंदर एसक्यूएल लोडर से एक फाइल हुआ तो आप दूसरा फाइल को भी कॉल कर सकते हो। इस तरह से हमारा डेटा लोड हो जाएगा सिस्टम में।
तो इस तरह से यहाँ पे हम ऑप्शन दे सकते हैं यूजर को कि आज मान लो कि कोई बैंक से डेटा आया उसको लोड करना है अपने सिस्टम में, तो यहाँ पर बस उसका फाइल का नाम दो या फिर यहाँ पर फाइल चूज करो और इधर लोड बटन बना दो, उसके अंदर होस्ट में जाके एसक्यूएल लोडर को कॉल करना है, तो वो आपका डेटा सिस्टम में आ जाएगा। फिर आगे आपको प्रोसेस करने के लिए आपको जो करना है कर सकते हैं, है ना। कि डेटा टेबल में आ गया तब आगे क्या करना है, उसका रिपोर्ट जनरेट करना है या फिर आगे और उसको डेटा क्लीनिंग करना है या जो भी करना है। तो ये सब फायदा है होस्ट कमांड का। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर ये डिलीट की जगह पे अगर आप एक ओपन नोटपैड, मान लो कि यूजर को आप ऑप्शन देना चाहते हो कि एक नोटपैड खोल के कुछ नोट डाउन करना है, तो यहीं से नोटपैड खुल जाएगा। ठीक है। इसके अंदर आप होस्ट के जगह पे यहाँ पर बस उसका नोटपैड का पाथ देना है, तो नोटपैड आपका सी ड्राइव में होता है। ठीक है। सी ड्राइव में विंडोज System32, यहाँ पे नोटपैड होगा। ये है ना नोटपैड डॉट टी, जो भी ये सब विंडोज़ का कंपोनेंट है इसलिए ये System32 में रहता है, प्रोग्राम फाइल्स में नहीं रहेगा। तो आपको ये पाथ देना है। वैसे System32 का एक ये भी होता है। खैर ठीक है, अभी इसको इतना रन करते हैं। यहाँ पे ये पाथ डाले और यहाँ पे लिख देंगे वो पाथ में नोटपैड डॉट टी, बस हो गया। ठीक है। और यहाँ लिख देंगे नो हाइड, मतलब अभी उसको हाइड नहीं करना, वो दिखना चाहिए मुझे। बाय डिफ़ॉल्ट शायद से नो हाइड ही होता है। यहाँ पर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिया था तो भी वो काम कर रहा था, क्योंकि डिफ़ॉल्ट है नो हाइड। तो चलो इसको कंपाइल एंड सेव, देखते हैं। देखो नोटपैड नीचे खुल गया। आप यहाँ काम करो, जो सेव करना है सेव कर दो, फिर एग्जिट करोगे तभी आप फॉर्म्स में काम कर पाओगे। अच्छा, नो हाइड में काम कर रहा है क्या? ओके गुड। तो यहाँ पे ये खुल गया। आप अपना जो भी नोट डाउन करना है, मान लो कुछ यहाँ पर स्क्रीन में इंफॉर्मेशन दिखा है, सो डैट कि यूजर कैन नोट कुछ एक्नॉलेज कर सके या एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखा रहे हैं, तो यूजर को यहाँ पर ऑप्शन दिए कि आप इसको खोल करके आप कुछ लिखना चाहते हो, नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो। ठीक है। ये जस्ट एक सैंपल है, जरूरी नहीं है, मतलब ये आप कुछ भी कर सकते हो, नोटपैड, कैलकुलेटर, एनीथिंग यू कैन ओपन। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कैलकुलेटर भी होगा, कैल्क करके, CA, है ना। नहीं ये नहीं है, और भी होगा एक, हाँ कैल, हाँ कैल्क डॉट ई, तो इसके जगह आप कैल्क डॉट, अरे यार इस पे क्लिक कर दिया, इसको एग्जिट करता हूँ। कुछ कैलकुलेशन है, अगर मान लो स्क्रीन पे कोई डेटा दिखा रहे हैं, सैलरी कैलकुलेशन है, तो रन टाइम में उसको कैलकुलेटर खोलना है तो कैलकुलेटर भी खोल सकता है, बस यहाँ पे कैल्क डॉट ई। खुल गया कैलकुलेटर। ठीक है। तो यही है होस्ट कमांड का फ़ायदा। ओके। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप कोई भी एग्जीक्यूटेबल रन करना है। एसएच फाइल भी, अगर मान लीजिए कि आपका ये हमने अभी क्या खोला, बैट फाइल, स्क्रिप्टिंग फाइल जो होता है विंडोज़ का वो बैट फाइल होता है, और अगर लिनक्स में होता है तो वो एसएच फाइल होता है, डॉट एसएच। ठीक है। तो आप यहाँ एसएच फाइल भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके। ठीक है। दिस इज डन। अब ये कुछ छोटा छोटा चीज़ है, जैसे एप्लीकेशन का लॉगिन यूज़र और पासवर्ड की, मतलब अभी वो एप्लीकेशन में कौन सा लॉग्ड इन यूज़र है, पासवर्ड है, वो सब आपको दिखाना है। तो वो आप दिखा सकते हो यहाँ पे, कि मान लो यहाँ पे इसके अंदर शो लॉगिन डिटेल्स, कि मतलब किस यूज़र से ये एक्चुअली लॉगिन हुआ, कभी आपको वैलिडेट भी करना पड़े अगर, तो वो आप कर सकते हो, या फिर अगर आपको देखना है, कई बार होता है ना ऊपर स्क्रीन पे छोटा सा दिखता है कि लॉग्ड इन एज दिस यूजर, तो वो सब दिखा सकते हो। या फिर वैलिडेट करना है कि जो अभी फॉर्म खुला है ये कौन से यूजर से लॉग्ड इन है,
तो वो सब जानने के लिए आपको इसके अंदर गेट एप्लीकेशन प्रॉपर्टी यूज करना होगा। बेसिकली ये वाला, कहाँ गया, मैंने लिखा है ऑलरेडी, ये वाला। ठीक है, सिंपली आप यहाँ पे मैसेज डाल सकते हो, गेट एप्लीकेशन प्रॉपर्टी। ये आपको यूज़र नेम रिटर्न करेगा कि किस यूज़र से आप लॉग्ड इन हो इस फॉर्म में। और यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि लॉगिन स्लैश, यानी यूज़र नेम स्लैश, फिर आप उसका पासवर्ड @ डेटाबेस का नाम, ये तीनों इन्फॉर्मेशन आप प्रिंट कर सकते हो। या फिर आपको कोई वेरिएबल में लेकर के वैलिडेट करना है कि इफ़ यूज़र नेम इक्वल्स टू XYZ, डोंट अलाउ दिस बटन टू बी इनेबल्ड, कि ये बटन इस टाइप के यूज़र के लिए नहीं है ना। चेक कर सकते हो ना, कि मान लो आपने ऐसा करके यूज किया है, सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम, आपने अपना एक यूजर टेबल बनाया है और उसमें दो कॉलम रखे हैं। मान लो कि एक कॉलम रखा है यूजर नेम एक टेबल में, और उसमें रख दिया है फंक्शनैलिटी करके। इसमें मान लो कि दिनेश है, दिनेश क्या क्या यूज कर सकता है, तो एम्प्लॉय मॉडिफाई कर सकता है, या फिर इसको रोल दे सकते हो। और दिनेश और क्या क्या कर सकता है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय रीड कर सकता है। उसी तरह दिनेश क्या कर सकता है, तो डिपार्टमेंट रीड कर सकता है। मतलब ये ऐसे रफली मैं लिख रहा हूँ, रीड कर सकता है लेकिन राइट नहीं कर सकता है। तो अगर ये मान लो कि ऐसा फॉर्म है जिसमें डिपार्टमेंट में कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप टेबल में लिख सकते हो कि सेलेक्ट फंक्शनैलिटी इनटू v_functionality फ्रॉम आपका टेबल। मान लो कि यूजर_रोल्स टेबल आपने बना के रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है, वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू, और यहाँ से जो आपका है ये पार्ट ऐसा पास कर दो। तो ये क्या देगा कि इस यूजर के अगेंस्ट में जो जो फंक्शनैलिटी है वो इस वेरिएबल में आएगा। फिर अब बाद में आप चेक कर सकते हो कि इफ़ वी फंक्शनैलिटी नॉट इन करके या नॉट इक्वल्स टू करके डिपार्टमेंट राइट, क्योंकि उसको राइट करना है, ये राइट करने वाला मतलब डिपार्टमेंट में चेंजेस करने वाला ये स्क्रीन है मान लो। तो अगर वो डिपार्टमेंट राइट करने वाला नहीं है तो यहाँ पर मैसेज दिखा सकते हो कि दिस इज़ नॉट अ वैलिड यूजर टू चेंज मेक चेंजेस ऑन दिस डिपार्टमेंट स्क्रीन। समझ रहे हो मेरी बात को। और अगर एल्स राइट नहीं है, उसका रीड का है या है, तो फिर आप उसको अलाउ करोगे। इस टाइप का आप फंक्शनैलिटी दे सकते हो। तो ये सब फ़ायदा है यूजर नेम को यूज करने का। ठीक है, तो फिलहाल सिर्फ आपको दिखा रहा है कि उसको आप तो यूज़ तो कैसे भी कर सकते हो, बस ये सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड देखेंगे कैसे, इसके लिए मैंने ये लिया। क्या एरर दिया, लास्ट में ब्रैकेट छूट गया। देखते हैं, देखो यहाँ आ गया HR/EXI जो पासवर्ड है, एंड @ORCLPDB। तो इसने मुझे यूजर नेम पासवर्ड और वो तीनों चीज़ दिखा दिया। तो मतलब ये तीनों इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, क्योंकि जब पहली बार खुला है तो लॉग्ड इन हुआ ही था बाय डिफ़ॉल्ट। ये सब छोटा छोटा चीज़ था, बस वही आपको दिखाना था। यूज कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह आपको मशीन का नेम या IP एड्रेस दिखाना है तो वो भी कर सकते हो, कि इस मशीन का सिस्टम का क्या नेम है। तो यहाँ पे आप मशीन नेम, मशीन, IP, अगर ये दोनों इन्फॉर्मेशन दिखाना है तो इसमें भी आप बेसिकली ये वाला यूज कर सकते हो, मशीन एंड IP।
एक वेरिएबल में लेते हैं डिक्लेयर वी मशीन। ठीक है, ये रन करोगे आपको मशीन का नाम देगा, कंप्यूटर का नेम इस वेरिएबल में आ जाएगा और फिर उस वेरिएबल को आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मैसेज में डायरेक्ट हम ये आईपी एड्रेस क्या है इस मशीन का वो भी आपको इससे मिलेगा। तो लेट से ये आईपी एड्रेस है, यहाँ पे मैं मशीन का नेम प्रिंट करना चाहता हूँ और उसके बाद स्पेस दे करके आईपी एड्रेस प्रिंट करना है तो आईपी एड्रेस। ओके, वेब यूटिल का इसमें नहीं है तो हमें वेब यूटिल के लिए इसको अटैच करना पड़ेगा, लाइब्रेरी। ओके, यहाँ से पहले मुझे लाइब्रेरी ओपन करना होगा वेब यूटिल का। पीएलएल से तो हो जाना चाहिए, देखते हैं एक मिनट। ओके, फॉर्म खुला है। ठीक है, सिर्फ मैंने पीएलएल अटैच किया, काम हो गया, क्योंकि वो उसमें जो फंक्शनैलिटी यूज कर रहा था प्रोसीजर और पैकेज वो इसमें है। ठीक है, क्या यूज कर रहा था? वेब यूटिल क्लाइंट इन्फो और गेट आईपी एड्रेस। तो ये देखो आप यहाँ पे वेब यूटिल क्लाइंट इन्फो यहाँ पे होगा। नीचे होगा ये वाला, है ना? और इसमें था, मैंने यूज किया गेट आईपी एड्रेस और ये रिटर्न कर रहा है वर्कर। उसी तरह आप इसमें और भी चीज़ है कि लैंग्वेज क्या है, गेट लैंग्वेज कौन सा है, गेट ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नाम, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रिंट कर सकते हो। इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, गेट यूजर नेम, ये सारा ये सब यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है। उसी तरह ब्राउज़र का भी है कि गेट एप्लेट पैरामीटर, ये सब है सो मेन्यू बार। इसमें जितना चीज़ आप इसमें कुछ कुछ देखो कि कौन कौन सा चीज़ आप यूज कर सकते हो, ऐसे तो यूज करने का सभी है, कौन कौन सा चीज़ आपको समझ में आता है वो सारा चीज़ यूटिलाइज कर सकते हो। फिर जैसे मैंने आपको अभी होस्ट कमांड बताया, उसके जगह पे देखो एक क्लाइंट होस्ट भी है एक, सेम। ठीक है, अंतर क्या है क्लाइंट होस्ट और होस्ट में कि यहाँ पे मैंने अभी क्या लिखा था, होस्ट लिखा था ना, होस्ट में जाओ और कैलकुलेटर ओपन करो, होस्ट कमांड। तो होस्ट कमांड यूजुअली रन होता है आपका एप्लीकेशन सर्वर पे। ठीक है, और जिस मशीन पे यूजर ब्राउज़र पे चला रहा है एप्लीकेशन को, ये वहाँ का होस्ट का मतलब वो वाला पाथ ये नहीं डिटेक्ट करेगा। ये होस्ट कमांड एक डायरेक्टली रन होता है आपका क्लाइंट सर्वर पे। तो अगर मैंने वहाँ डिलीट लिखा है ना, यहाँ पे डिलीट फाइल, तो वो ढूंढेगा कि सर्वर पे ऐसा कोई फोल्डर एंड फाइल का पाथ है कि नहीं है। ठीक है, हालांकि आप रन कर रहे हो यूआरएल, जैसे कैसे होता है कोई वेबसाइट अगर खोलते हैं तो अ, वो यूआरएल आपका एक यूआरएल ही देते हैं ना हम लोग यूजर को कि ये जो एप्लीकेशन चलेगा उसके लिए एक यूआरएल देंगे। और यूजर के एप्लीकेशन पे जिसमें वो यूजर एप्लीकेशन चला रहा है वहाँ पे कुछ इंस्टॉल नहीं होता है, उसको सिर्फ हम एक देंगे कि ये लो यूआरएल, ये मेरा एप्लीकेशन का यूआरएल है, वो यहाँ हिट करेगा और उसको ये एप्लीकेशन ऐसा ही दिखेगा और उसके सिस्टम में बाकी कुछ इंस्टॉल नहीं होता है। ठीक है, तो वो जो एक्चुअली में जो सर्वर में जहाँ पर फॉर्म्स इंस्टॉल्ड है, कॉन्फ़िगर्ड है, वो वहाँ पे ये ट्राई करेगा। ठीक है, ये ना कि क्लाइंट जिस ब्राउज़र पे चला रहा है अपने सिस्टम में वहाँ पे। तो अगर आपको लगता है कि नोटपैड जो सेव करेंगे या नोटपैड ओपन होगा या फिर जो फाइल डिलीट या कॉपी करेंगे वो मेरे लोकल में हो, यानी जिसमें एप्लीकेशन रन कर रहे हैं,
ना कि सर्वर पे जा कर के करे, तो उसके लिए क्लाइंट अंडरस्कोर होस्ट यूज करेंगे। सिर्फ आगे में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे क्लाइंट कर देना है बस। उसी तरह आपको मैंने बताया था कि टेक्स्ट फाइल राइट करने के लिए, करेक्ट, टेक्स्ट अंडरस्कोर आईओ डॉट एफ ओपन, यही बताया था ना, फाइल ओपन करने का। और अंदर में पैरामीटर पास करते हैं कि कौन से पाथ में फाइल आपको राइट करने हैं, करेक्ट, यहाँ पे। तो जो फाइल ओपन करेगा, यानी जहाँ पे फाइल राइट करेगा, वो सर्वर पे वो ढूंढेगा, ना कि आपके लोकल में फाइल सेव होगा। यानी ये अभी चूंकि मेरे केस में क्या है कि मेरा सर्वर और मेरा क्लाइंट दोनों एक ही है, यही लैपटॉप, क्योंकि इसी लैपटॉप में मैंने एप्लीकेशन सर्वर इंस्टॉल किया है और मैं चला भी मैं ही रहा हूँ इसी सिस्टम में। तो इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअली में एप्लीकेशन सर्वर दूसरे सर्वर पे होगा, और जो यूजर होगा उसके सिस्टम में कुछ इंस्टॉल नहीं रहेगा, वो सिर्फ यूआरएल हिट करेगा। तो जब वो फाइल ओपन रीड राइट करेगा ना, तो वो एक्सपेक्ट करेगा, जो हमारा बटन पे क्लिक करने पे वो एक्सपेक्ट करेगा कि वहाँ पे वो फाइल क्रिएट करे, या ये वहाँ से फाइल रीड करे, या वहाँ पे फाइल राइट करे। तो उससे बचने के लिए ही हम लोग वेबिटिल लाइब्रेरी अटैच करते हैं और आगे में लिख देते हैं क्लाइंट अंडरस्कोर टेक्स्ट आयो। अगर आप ऐसा करोगे, बाकी आपका जो कोड है सब कुछ वही होगा, सिर्फ जहाँ जहाँ टेक्स्ट आयो वहाँ पे क्लाइंट टेक्स्ट आयो करोगे। उससे बस इतना ही अंतर होगा कि वो जो फाइल आपका रीड और राइट कर रहे हो वो आपके लोकल सिस्टम में उस पाथ पे काम करेगा। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, वेबिटिल का जो पैकेज का फ़ायदा है कि क्लाइंट होस्ट है, वो होस्ट है, उसी तरह क्लाइंट अंडरस्कोर टेक्स्ट आईओ भी है। ये देखो, सेम सारे फंक्शनैलिटी है ना, एफ क्लोज, एफ ओपन, गेट लाइन, फाइल का इज ओपन, क्या वो फाइल ऑलरेडी ओपन है, न्यू लाइन, ये सारा चीज़ जो हम लोग उसमें यूज किए थे टेक्स्ट आईओ में, वो क्लाइंट टेक्स्ट आईओ में भी है। बस इतना फंक्शनैलिटी में चेंज है कि वो आपके लोकल में रीड राइट करेगा जो भी ऑपरेशन करेगा। ठीक है। ठीक है। तो अपना जो मेन मोटिव था, पहले उधर आते हैं। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस में वही है। हम लोग इसको यूज करके आईपी एड्रेस प्रिंट कर सकते हैं, इसको यूज करके मशीन नेम प्रिंट कर सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है टूल डॉट ई एन वी टूल एन वी डॉट गेट वेयर, यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ पास कर सकते हो, कंप्यूटर नेम, या फिर यहाँ पर लिख सकते हो होस्ट नेम। जो पास करोगे वो डिटेल आपको मिलेगा। तो टूल ई एन वी डॉट गेट वेयर भी आपको यहाँ पर लाइब्रेरीज में मिलेगा। वो जेनरिक है, वेबिटिल में नहीं मिलेगा आपको, ऐसे भी मिल जाएगा इजीली, जो ओरेकल का अपना बिल्ट इन है। अगर आप नॉर्मली यहाँ जाओ, जो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है, तो यहाँ पर देखो टूल इन भी है ना, गेट वेयर। अब गेट वेयर में यहाँ पर जो इनपुट में पास करोगे उसके बदले में वो आउटपुट देगा। तो मैंने पास किया कंप्यूटर नेम मुझे चाहिए, तो वो कंप्यूटर नेम देगा। होस्ट नेम चाहिए तो होस्ट नेम देगा। ठीक है। वैसे ही और भी, इसके लिए फिर आपको थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा कि और क्या क्या चीज़ें आप इससे इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो। मुझे भी याद नहीं है, एक्चुअली उतना यूज़ नहीं पड़ता इसलिए। ठीक है। तो ये मैंने लिखा इसलिए एरर आया, ठीक है, इसको हटाया। ओके, ये फाइल खुला है। तो वापस से कंपाइल सेव देखते हैं। देखो ये मुझे दिखाया मशीन नेम में दिनेश पीसी, है ना। आईपी एड्रेस में कुछ दिखाया नहीं, उसको शायद मिला नहीं होगा। मशीन नेम तो इसने दिखा दिया, आईपी एड्रेस क्यों नहीं दिखाया। वेब इटल ऑब्जेक्ट ग्रुप इज नॉट अवेलेबल। कुछ तो अच्छा ऑब्जेक्ट ग्रुप को ये एक्सपेक्ट कर रहा है। एक काम करता हूँ, ऑब्जेक्ट ग्रुप को भी ऐड करता हूँ यहाँ पर से। ये वाला वेबिटल डॉट वेल बी, इसको भी अटैच करता हूँ ताकि कोई एरर ना आए। यहाँ पे डालो सब क्लास कर दो बस, तो वो एरर नहीं आएगा, शायद से वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हो। कंट्रोल टी एस। हाँ देखो, अभी आईपी एड्रेस आ गया, वो उसको यूज कर रहा था इसलिए आईपी एड्रेस नहीं आ रहा था। वेबिटल का ऑब्जेक्ट ग्रुप भी ऐड करना था। ठीक है।
तो ये इस मशीन का आईपी एड्रेस है। अगर ये सेम चीज़ को अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट में देखना चाहूँ कि क्या है आईपी एड्रेस इस सिस्टम का, तो आईपी कॉन्फ़िग, यहाँ पे देखो IPv4 में ये सेम होना चाहिए आई थिंक, है ना यही 168.102.88, ये सिस्टम का आईपी एड्रेस। ठीक है, क्योंकि कई बार अलग अलग एप्लीकेशन में वो आईपी एड्रेस भी नोट डाउन करते हैं कि ये प्रोसेस किस मशीन से हुआ, उसका आईपी एड्रेस क्या था। ये सब चीज़ आपको अगर अपने लॉग में डालना है कि ये प्रोसेस किसने चलाया, कौन से यूजर ने चलाया, उस मशीन का नाम क्या था, उस मशीन का आईपी एड्रेस क्या था, आपको अपने सिस्टम लॉग में डालना है ये सब इन्फॉर्मेशन। तो आप यहाँ से लॉग इन इन्फॉर्मेशन में से यूजर नेम निकाल लोगे, यहाँ पे होस्ट नेम एंड आईपी निकाल लोगे और वो सब लॉग में डाल दोगे, है ना। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन ये सब काम में आता है एक्चुअल सिनेरियो में। तो ये भी हो गया। ये डाउनलोड इमेज तो बहुत छोटा सा है, चलो उसको देखते हैं। अपलोड तो इमेज बताया था मैंने, EMP इमेज में, है ना। यहाँ पे ब्राउज करने के लिए उसी तरह डाउनलोड करना है कि अगर ये इमेज को अपने लोकल में सेव कर देना है। कई बार जैसे हम लोग गूगल से डाउनलोड करते हैं सिमिलर, कि ये इमेज जो अपलोड किया था वो फिर से मुझे डाउनलोड करना है, तो इसको भी क्विकली कवर करते हैं। क्या नाम है इसका, EMP इमेज। इसको थोड़ी देर के लिए सेट करता हूँ, EMP इमेज खोलता हूँ। वेब इटिल DK, अच्छा। यही था। अब यहाँ पे ब्राउज को ऐसे कॉपी साइड करते हैं। इस पे ब्राउज था ना, सब काम कर ही रहा था। ओके, ठीक है। तो इसको कॉपी पेस्ट, यहाँ पे इसका नाम रखते हैं ब्राउज की जगह पे अपलोड, और उसमें रखते हैं डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड में कुछ डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। आपको पहले ओपन डायलॉग के जगह अपलोड मतलब क्या हो कि कौन सा फाइल को ओपन कर रहे हो, मतलब आप फाइल रीड करने जा रहे हो डायरेक्टरी से और उसको चूज करोगे। अब डाउनलोड में क्या होगा कि डायलॉग बॉक्स तब भी खुलेगा, लेकिन अब उस समय फाइल फाइल कौन सा फाइल को लेना है हमारे सिस्टम में, मतलब विंडोज सिस्टम से कौन सा फाइल चूज करके हमारे एप्लीकेशन में डालना है। और राइट इसमें क्या होगा कि हमें हमारे सिस्टम से विंडोज के सिस्टम में डालना है, मतलब फोल्डर सिस्टम में रखना है, करेक्ट, सेव करना है। तो यहाँ पे फाइल ओपन डायलॉग के जगह पे बस यहाँ हमें करना होगा सेव डायलॉग ओपन करना है। तो आप यूजुअली अगर देखोगे ऐसे यहाँ कंट्रोल O किए कोई भी एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर ओपन एंड कैंसिल आता है ना। और अगर सेव करने का जाएंगे तो वहाँ पर सेव एंड कैंसिल का आता है। तो बस इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन मैंने मान लो कि सेव का ये रखा है। ये बाकी सब रहने दो, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि कौन सा फाइल टाइप में आपको सेव करना है। प्लीज़ सेलेक्ट, ये ऊपर में जो हेडर आएगा तो इस बार सेलेक्ट नहीं करेंगे। प्लीज़ सेलेक्ट एन इमेज, चाहे ऐसा लिख दो, टू सेव, सिंपल। और रीड इमेज फाइल के जगह पे हो जाएगा राइट इमेज फाइल। ठीक है, और इसकी ज़रूरत नहीं है, तो राइट करेगा। और कहाँ पे राइट करेगा, तो इस फाइल पे JPG, एंड ये यहाँ से, यानी ये फाइल डायरेक्टरी में कहाँ सेव करना है ये उसका फॉर्मेट है। और वो फाइल मिलेगा कहाँ जिसको सेव करना है, तो वो हमारे ये आइटम का नाम है जिस आइटम से हमें उठाना है और फोल्डर में रखना है। तो सब कुछ वही ऐसा ही है, ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें। देखते हैं, Ctrl+T+S। ठीक है, यहाँ पर जैसे अपलोड करने का था तो यहाँ पे ना फाइल चूज करो, ओपन करो, यहाँ ऊपर में सिलेक्ट एन इमेज,
अब अगर डाउनलोड में जाएं तो यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट टू सेव, और यहाँ पर देखो सेव कैंसिल का है इस बार ओपन के जगह पे, क्योंकि हमें यहाँ सेव करना है। तो एग्जीक्यूटिव्स में मान लो दिनेश या फिर पिक्चर या 111 कर देते हैं, सेव करेंगे तो ये इमेज वहाँ सेव हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो पिक्चर 111 सेव हो गया अभी का है ना। देखते हैं इमेज, ये इमेज हो गया सेव डाउनलोड। ठीक है, तो इस तरह से अपलोड एंड डाउनलोड। डाउनलोड उस समय मैंने नहीं बताया था, मैं भूल गया था, तो इसलिए याद करके मैंने यहाँ लिख लिया। ज़्यादा कुछ नहीं था, छोटा छोटा था ये सब। तो अब यहाँ पर से आगे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे ऑन मैसेज ट्रिगर क्या होता है, ऑन एरर ट्रिगर क्या होता है ना। ये सब मोस्टली हम लोग डिबगिंग के लिए या फिर मैसेज देखने के लिए कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये ऑन एरर ट्रिगर जो है हमारा एरर मैसेज को ट्रिगर मतलब चेक करने के लिए कि क्या मैसेज है, क्या वो फॉर्म लेवल ट्रिगर एरर है या फिर क्या वो डेटाबेस लेवल का एरर है। करेक्ट, वो सब डिटेक्ट करने के लिए, और डिटेक्ट करके हम लोग चाहें तो एक लॉग में डाल सकते हैं कि जब यूज़र ये काम कर रहा था तो किस समय ये एरर आया और क्या एरर आया। वो सब चीज़ करने के लिए हम लोग ये सब ऑन मैसेज और ये सब यूज कर सकते हैं, या फिर ऑन एक्सेप्शन हैंडल करने के टाइम पे भी यूज कर सकते हैं। तो उसको टेस्ट करते हैं, इसको बंद करो। जेनेरिक का भी ज़रूरत नहीं है अब। इस पे आते हैं एमपी वैलिडेशन पे अगेन। ओके, तो यहाँ पे आप अगर किसी आइटम पे मान लो इसमें क्या था, एक बार ज़रा फॉर्म खोलते हैं पहले देखते हैं। डेटा है, मान लो इसके डेटा ये जो काम कर रहा था, या फिर यहाँ सेव के टाइम पे कहीं पे कुछ एरर आया तो हमें वो एरर दिखाना है, या फिर हमें से अपने लॉग में डालना है कि क्या एरर था। ठीक है, तो जो भी एरर आया उसको कैप्चर करने के लिए हम लोग देखते हैं। तो सेव पहले काम कर रहा है कि नहीं देखते हैं, याद नहीं है। 4067, ये देखो ये सब ये जो है ना फॉर्म का एरर है, और ये है आपका ओरेकल का एरर। ठीक है, तो कौन सा फॉर्म का रिलेटेड एरर है, कौन सा ओरेकल रिलेटेड एरर है, वो सब मैसेज आप कैप्चर कर सकते हो। अभी क्या है पता नहीं, ओरा 4067, ये मेरे हिसाब से टेबल का ही रिलेटेड होगा कुछ। अच्छा, स्टोर्ड प्रोसीजर का कुछ पंगा है। ठीक है, देखते हैं क्या है वो। यहाँ पे कॉल हो रहा है पीआर मैसेज, सॉरी पीआर सेव कॉल हो रहा है, उसमें ये सब पास कर रहे हैं। और पीआर सेव मेरा यहाँ है क्या, यहाँ पे नहीं है। तो वो डीबी लेवल पे होगा। अच्छा, डीबी लेवल पे नहीं है क्योंकि मैंने अभी फॉर्मेट किया है, इसलिए वो एरर दे रहा है। गॉट इट, इसलिए वो एरर दे रहा है। अभी उतना फॉर्म फिर से प्रोसीजर बनाने में टाइम जाएगा। ये जो बनाया था हमने प्रोसीजर लास्ट टाइम वो डिलीट हो गया है। तो क्या करें अभी, नॉर्मल कमिट फॉर्म ही करते हैं क्योंकि उसको बनाने में टाइम जाएगा। जो भी फॉर्म पे है उसको सीधा सेव कर दो।
ओके, ट्रांजेक्शन कंप्लीट, ओके, सेव हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं ट्रिगर, ऐड करते हैं एरर करके, ऑन एरर। ठीक है, ऑन एरर में आप कुछ मैसेज डाल दो, मतलब ये उसको हैंडल कर लो। ये ऑन एरर हैंडल करने के लिए यहाँ पर देखो 5 तरीके से हम लोग इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर्म लेवल का एरर कोड क्या है, फॉर्म लेवल का एरर टेक्स्ट क्या है, उसका टाइप क्या है, और उसी तरह डेटाबेस लेवल का एरर है क्या, और उसका एरर कोड क्या है, मतलब डेटाबेस लेवल का टेक्स्ट और कोड। तो ये आपको अभी अभी मैसेज आपने देखा होगा कि एक लंबा सा मैसेज आता है और एक एरर कोड भी होता है, जैसे एफ आर एम डैश और ओर आर डैश करके जो एरर आया था अभी, करेक्ट, ये वाला। तो ये एरर कोड हो गया, और इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा उसके बारे में कि पैकेज नॉट फाउंड या टेबल नॉट फाउंड, डुप्लीकेट डेटा, उसका जो स्ट्रिंग होगा वो हो गया टेक्स्ट। ओके, तो ये हो गया टेक्स्ट, मतलब डेटाबेस लेवल का, और एरर टेक्स्ट ये डेटाबेस लेवल का एरर कोड। उसी तरह फॉर्म लेवल का होगा तो एफ आर एम करके होगा ओरा के जगह पे, तो वो एफ आर एम का एरर कोड, एफ आर एम का एरर टेक्स्ट, और वो एरर किस तरह का है, कैटेगरी, वो सब। तो आप ये सब चीज़ें अगर ऑन एरर में हमने यहाँ पर कहाँ बनाया है, फॉर्म लेवल पे बनाया है, ना कि नीचे। चाहे तो ये ऑन एरर हर एक आइटम के अगेंस्ट में भी बना सकते हैं, जैसे डेटाबेस ब्लॉक में जा कर के आइटम के पास हर एक आइटम का अपना अपना बना सकते हैं। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको सब जगह हैंडल करना होगा कि कौन सा किसका है, और हर एक जगह पे कोड लिखना पड़ेगा। तो अगर आप फॉर्म लेवल में करोगे तो क्या होगा कि इसमें से कोई भी ब्लॉक और कोई भी आइटम पे एरर अगर आया तो वो इधर सीधा जंप करेगा, और वो एरर मैसेज आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं दिखाने के लिए ही सिर्फ ये रखा हूँ। फर्दर आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो कि आप एक इंसर्ट इनटू लॉग टेबल में डालो, और बाद में उसको डिबगिंग के लिए हेल्प मिलेगा कि उस समय एरर आया था। जैसे मान लो कि प्रोडक्शन में एक्चुअल यूजर जिससे आपका बात भी नहीं होता है, क्योंकि यूजर और डेवलपर्स के बात नहीं होता डायरेक्ट, यूजर्स अपने जो होते हैं वो बिजनेस यूजर्स होते हैं, वो अपना फॉर्म चला रहा है, वहाँ पे उसको कुछ एरर आ गया, अब वो एरर आया तो स्क्रीन फिर बंद हो गया। अब वो दोबारा एरर को आपको देखना है, तो आप अपने लोकल में बोलेगा डेवलपर को कि सो ये एरर आया था यूजर को, लेकिन वो क्या एरर था पता नहीं, वो बस बोल रहा प्रॉब्लम आया था कुछ इस वाले स्क्रीन पे। तो आप अपना चाहोगे कि ट्राई करोगे कि वो एरर कैसे रिप्रोड्यूस करे, तो उसके पास जो डेटा था वो डेटा, सिमिलर डेटा आपके पास तो नहीं होगा, क्योंकि उसका रियल डेटा था, आपके पास डमी डेटा रहेगा आपके डेवलपर इन्वायरमेंट में। तो आप वैसा एरर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, फिर आप जब डेटा सेम नहीं रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर ये किस वजह से था या कैसे था, रूट को निकालना मुश्किल हो जाता है। तो उस समय आप फट से आप लॉग टेबल में चेक करोगे, जो लॉग टेबल में यहाँ पर मेंशन किया हुआ रहेगा कि क्या था एरर, टेबल का प्रॉब्लम था, कॉलम का, या डेटा लेंथ इशू था, या वैलिडेशन था, किस तरह का था, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको लॉग में मिल जाएगा। तो आप समझ जाओगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम था। समझ रहे हो? तो इसलिए ये सब इन्फॉर्मेशन कैप्चर करके आपको लॉग में डालनी चाहिए, ताकि आपको डिबगिंग में उस समय हेल्प मिलेगा। तो अभी पहले देखते हैं कि क्या क्या इसमें आता है, अगर बिना कुछ किए इसको ऐसे ही रन करते हैं तो हाउ इट वर्क्स। अभी तक वो एरर कुछ नहीं आया, इसलिए उसमें नहीं जंप किया। सेव करते हैं, नो एरर, कुछ जंप नहीं किया। अभी मान लेते हैं कि हमको डेटाबेस लेवल का एरर करवाना है, तो क्या करेंगे हम, अ, मान लो कि ये जो ईमेल का जो फील्ड है, ठीक है, टेबल में जो ईमेल का फील्ड है, मान लो वहाँ पे 50 कैरेक्टर है, और ये जो ये स्क्रीन पे जो टेक्स्ट आइटम है इसका लेंथ जो है आपको 200 रखे हो, तो यूजर को आपने दिया है 200, तो यानी 200 कैरेक्टर यहाँ फीड तो कर पाएगा वो, है ना। तो यानी ये फॉर्म लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म को उसने अलाउ कर दिया, फॉर्म में आप 200 कैरेक्टर डाल दिए, जब सेव बटन दबाए तो ये डेटा उठ करके टेबल में जाना चाहेगा, अपडेट, करेक्ट। जब वो अपडेट होगा तो टेबल में उस कॉलम को स्टोर करने की कैपेसिटी 50 कैरेक्टर्स है, तो उस समय ये फॉर्म लेवल एरर नहीं देगा, बल्कि क्या देगा,
डेटाबेस लेवल, क्योंकि वो जब एक्चुअली में डेटाबेस में गया और उस टेबल में अपडेट करने गया तब उसको एरर आया, तो वो डीबी लेवल एरर होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ये, इसको मैं काम करता हूँ, कॉपी किया और इसके बाद फिर से पेस्ट कर दिया उसी में। 2 बार मैंने लिखा dinesh@gmail.com, और उसके तुरंत बाद, अच्छा 2 बार नहीं हुआ, तो चलो और जितना हो पाए। यहाँ पे पहले देखते हैं कि इसमें इसका लेंथ क्या है, कौन सा टेबल है ये, employees_image है। ओके, और इसमें ईमेल का लेंथ मैंने क्या रखा है, 25 रखा है। अब टेबल में देखते हैं, emp employees_image, और इस पे अगर शिफ्ट F4 करें तो ईमेल यहाँ भी 25 है। तो ओके, तो ये एरर नहीं दे पाएगा, हमको इसमें कुछ और करना पड़ेगा, इसका लेंथ बढ़ाना पड़ेगा फॉर्म लेवल पे। तो इसको नो करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, फॉर्म लेवल पे ये काम करते हैं ना, कोई दूसरा फील्ड पे करते हैं ईमेल वाला की जगह पे। जैसे फर्स्ट नेम है 20 कैरेक्टर्स है, ठीक है, तो फर्स्ट नेम में यहाँ पे 20 की जगह पे मैं इसको करता हूँ 30। ठीक है, यानी यूजर 30 कैरेक्टर्स यहाँ डाल देगा, लेकिन जब वो सेव होने जाएगा तो यहाँ पर 20 कैरेक्टर ही वो स्टोर कर सकता है, तो वो डेटाबेस लेवल का एरर देगा। ओके, तो चलो फिर से देखते हैं। तो फर्स्ट नेम ये हो गया 20, अब यहाँ पे मैं और डाल दिया, इसको 30 कर दिया, 30 हो गया। अब इसको सेव करते हैं। देखो एरर कोड में जंप किया, उस समय एरर वाला जो ऑन एरर वाला जो ट्रिगर था उधर नहीं गया था। एरर कोड है 40509। अच्छा, ये एरर कोड एक्चुअली फॉर्म लेवल का है, इसका एरर टेक्स्ट कुछ नहीं है, एरर टाइप कुछ नहीं है, लेकिन देखो इसने यहाँ पर डीबीएमएस एरर प्रॉपर दिया है, ये डीबीएमएस का एरर टेक्स्ट है, यानी पूरा फुल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे ऑन एरर में, यानी अभी हम यहाँ पे हैं, डीबीएमएस एरर टेक्स्ट ये वाला है, यानी डेटाबेस लेवल पे एक्चुअल एरर आया आपको, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक प्रॉब्लम है कहाँ। तो यहाँ पर देखो इसने बोला कि वैल्यू टू लार्ज फॉर द कॉलम दिस एम्प्लॉय इमेज का फर्स्ट नेम में जो कॉलम है ये, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और ये एक्चुअल क्या है तो 30, और मैक्सिमम कितना है तो 20, है ना। यानी मैं 30 उसको पास कर रहा हूँ और उसका अलाउड है मैक्सिमम 20 ही, तो इसने डेटाबेस लेवल का एरर मुझे दे दिया। ओके, डीबीएमएस एरर कोड 12899, अगर आप ऐसे भी सर्च करोगे गूगल में तो आपको वही मतलब निकलेगा। तो ये सारे डिटेल्स को आप वहाँ पे डाल सकते हो लॉग में, समझे। अभी एक काम करते हैं, ये इसको कॉपी करते हैं और ये ऑन एरर को डिलीट कर देते हैं, और देखते हैं कि अगर ये नहीं होता तो कैसे दिखाता। ठीक है, हाउ इट बिहेव्स। तो इसमें अगेन मैं इसमें सारा डाल दिया, सेव करता हूँ। तो ओरेकल अनेबल टू अपडेट रिकॉर्ड, ओके ख़त्म। अब ये एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम था देखो, किसी को नहीं समझ में आया, है ना। हमें वो ये चीज़ तो नहीं दिखाया उसने कि कितना कॉलम लेंथ था और कितना आप दे रहे हो, उसने सिर्फ बोला नहीं सेव कर पाए, बस। हम क्यों नहीं सेव कर पाए, क्या इस कॉलम की वजह से या इस कॉलम की वजह से या किसके वजह से, क्या था प्रॉब्लम, कुछ नहीं पता। देखो है ना, अनेबल टू एरर, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, जनरल मैसेज है ये एक तरह से। तो इसलिए हम लोग वो ऑन एरर अगर ट्रिगर रख लेते हैं और वहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करेंगे, तो आपको ज़्यादा मतलब समझ, यूजर आपको ये स्क्रीन में दिखा भी देगा, हो सकता है कहेगा कि उसने स्क्रीनशॉट लेके रखा होगा यूजर ने कि सर देखिए मुझे ये प्रॉब्लम आया था, ऐसा करके वो स्क्रीनशॉट दिखा देगा आपको, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम था कहाँ, कौन से कॉलम में क्या था। करेक्ट, तो स्क्रीनशॉट से भी अपने को काम में नहीं आएगा। अगर इसी चीज़ को हम लोग लॉग में मेंटेन कर देते, जब भी यूजर कुछ चेंज किया और सेव करने जा रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, तुरंत आप पकड़ लोगे कि अच्छा आपने डेटा लेंथ ज़्यादा डाला था इसलिए। हालांकि वो डेवलपर की ही गलती है
क्योंकि डेवलपर ने जितना आपका टेबल में है उतना ही आपको यहाँ पे भी अलाउड रखते तो वो प्रॉब्लम आती ही नहीं। समझ रहे हो यहाँ पे? तो फिर डेवलपर क्या करेगा कि नेक्स्ट रिलीज में कि अगला एक इसका वर्जन 2 बनाएगा एप्लीकेशन का, जिसमें ये बग फिक्स करके वापस से डाल देगा, तो अगली बार से ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तब तक के लिए यूजर को कम्युनिकेट कर देगा कि आप इतना ही डालो, तो प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है। तो ये फायदा है आपका ऑन एरर ट्रिगर का। तो यहाँ पे इसको ऐसे डाल दिया। तो ये किस तरह का एरर है, इसका है कि इसका है, या दोनों में आ रहा है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन आप लॉग टेबल में डाल दो। ओके। उसी तरह ऑन एरर के साथ साथ है ऑन मैसेज। ठीक है। ये जो आपको मैसेज टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ आता है ना यहाँ स्क्रीन पे एक्नॉलेजमेंट का, अ, ये तो प्री ब्लॉक मैंने मैन्युअली डाला है ना, लेकिन कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो डिफ़ॉल्ट आते हैं, कि वन ट्रांजेक्शन सेव्ड, या फिर इंफॉर्मेशनल मैसेज आते हैं बहुत सारे। उन सब मैसेजेस को आप चाहो तो, जो सिस्टम लेवल मैसेज होता है, वो सब मैसेज को आप चाहो तो कैप्चर कर सकते हो सिस्टम में, मतलब अपने लॉग में, या फिर आपको कहीं यूज करना है तो। जैसे इसमें मैंने कुछ चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद एग्जिट करेंगे तो ये तो खैर इसका प्रॉम्प्ट है। तो कुछ मैसेजेस को आप चाहो तो यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। और इसको अगर आप जी, ये जो एरर टेक्स्ट एरर कोड है, इसको आप अगर मतलब ऑन एरर जो ट्रिगर है, कोशिश करना कि आप फॉर्म लेवल पे करें। क्योंकि यहाँ पे कल होकर के किसी आइटम पे कुछ छूट गया और वो सही से हैंडल नहीं हो पाया, तो फिर वो काम नहीं करेगा। मान लो कि आपने यहाँ सेव बटन पे, यहाँ पे सेव बटन है, ठीक है, यहाँ पे कमिट फॉर्म के जगह पे लेट से आपका ये वाला जो ब्लॉक था ना लिखा हुआ, ऐसे है आपका ये जो है। अब इसका देखो, हर एक PLSQL ब्लॉक का अपना एक्सेप्शन भी होता है, करेक्ट? एक्सेप्शन भी आप हैंडल कर सकते हो कि व्हेन अदर्स देन, और यहाँ पर आप लॉग में कुछ मेंटेन करते हो या फिर मैसेज दिखाते हो, और या फिर आप यहाँ कोशिश करते हो कैप्चर करने का कि व्हाट इज़ द एरर कोड, व्हाट इज़ द एरर मैसेज, करेक्ट? तो वो ये जो पार्ट है आप यहाँ पर आप कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, कि सेव करते समय। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा इसमें, कि ये तब भी यहाँ नहीं घुसेगा। आपने यहाँ एक्सेप्शन हैंडल किया ना, कि ये दोनों चीज़ को रन करते समय अगर आपका कुछ एरर आया तो इधर आप दिखा दो, लेकिन तब भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आपका एरर आएगा वो आपका इसके एक्सेप्शन में आएगा जो इस प्रोसीजर में लिखा हुआ है वहाँ पे। तो इसलिए बेटर है कि आप ये करो, या फिर अगर इस प्रोसीजर को आपने लोकल में यहाँ पर बना दिया है, क्या बोलते हैं, प्रोग्राम यूनिट में, तो वो प्रोग्राम यूनिट के इसके एक्सेप्शन में आएगा, ना कि यहाँ आएगा। तो इसलिए कब कहाँ आपका एक्सेप्शन हैंडल करना छूट जाए, इसलिए बेटर होगा कि आप एक्सेप्शन हैंडल ऊपर करो। ज़रूरत पड़े तो आप इधर भी कर सकते हो डेफिनेटली, लेकिन आप यहाँ भी एक रखो, ताकि जो कुछ कहीं छूट गया हो तो यहाँ पे भी आपका हैंडल हो जाए। ठीक है। तो उसी तरह ऑन मैसेज है, ऑन मैसेज भी आपका मैसेज टेक्स्ट और मैसेज कोड जो आपको यहाँ पे स्क्रीन में आता है टाइम टू टाइम पॉपअप, वो सब आप कैप्चर कर सकते हो। ये भी आप फॉर्म लेवल पे करोगे तो, जैसे कि यूज़र अगर कुछ मैसेज दिखा रहा है, यूज़र को कुछ मैसेज आया, उसके बदले में उस मैसेज को आप चाहो तो सप्रेस कर सकते हो कि वो मैसेज नहीं दिखे। ऑन मैसेज में नल लिख दोगे तो जो भी मैसेज आएगा वो सप्रेस हो जाएगा। और या तो फिर वो मैसेज रीड कर सकते हो कि वो मैसेज में क्या आया, उसके बदले में यूजर स्पेसिफिक मैसेज दिखाएं, ताकि यूजर को और ज़्यादा समझ में आए वो चीज़। यहाँ पे इसको वापस से कमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो ये एरर देगा। देखते हैं मैसेज में कुछ आता है क्या। देखो मैसेज में आया मैसेज कोड 4000, और मैसेज टेक्स्ट जो अलग से आपको आया था, याद है? देखो इस बार वो हमारे मैसेज टेक्स्ट में घुसा, ट्रांजेक्शन कंप्लीट, वन रिकॉर्ड सेव्ड। और मैसेज टाइप है FRM, क्योंकि वो FRM आगे लग के आता था ना, FRM टाइप है। तो ये मैसेज मेरा वहाँ पे कैप्चर हो गया।
तो अगर मान लो यहाँ पे ऑन मैसेज को मैं डिलीट कर दूँ, और अगर आप इसको कंपाइल सेव करो, तो वो जो मैसेज अभी आया था, है ना, सेव वाला, वो अलग से डायलॉग बॉक्स करके आ रहा था। देखो ये फॉर्म्स का, ये मेरा मैसेज नहीं है, मतलब ये पहले से आ रहा था FRM 400 करके। और इसी FRM के जगह पे मैंने आगे में क्या लगाया था, यहाँ पे आगे में मैसेज कोड हार्ड कोड किया था, जिससे पता चले कि ये मेरा मैसेज है। तो ये जो मैसेज टेक्स्ट है, ये बाद का पार्ट, वो ये था कि वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव्ड। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे मैसेज वाला अगर फिर से ऐड कर दूँ, और यहाँ पे अगर नल कर दूँ, ठीक है, इस बार मैं मैसेज हैंडल नहीं कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा कि जब ये सेव, पहले इसको कंपाइल करता हूँ। ओके, खुला है, Ctrl+TS। अब वो देखो मैसेज सप्रेस हो जाएगा। सेव किया, अब जैसे सेव बटन दबाएंगे तो वो सेव तो होगा, और फिर यहाँ पर पहले आ रहा था ना, वन में वन ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड एंड सेव्ड, राइट। तो अब वो मैसेज जब भी दिखाना चाहेगा, तो वो मैंने जैसे ही मैसेज दिखाना चाहेगा तो सबसे पहले वो जंप करेगा ऑन मैसेज वाला ट्रिगर, क्योंकि ऑन मैसेज ट्रिगर है, यानी मैसेज दिखाने से पहले आप इधर जाओ। करेक्ट, पहले ये हैंडल नहीं था, तो वो बाय डिफॉल्ट अपना काम कर रहा था। लेकिन अब मैंने बोला कि जैसे ही ऑन मैसेज, यानी सिस्टम में कहीं भी कोई मैसेज आए, तो पहले ये इधर जंप करेगा, और यहाँ जंप करेगा। तो मैंने बोला कुछ मत करो, नल कर दिया यहाँ पे। तो यानी वो मैसेज जो दिखाने वाला था, अब वो नहीं दिखाएगा। देखो नहीं दिखाया उसने, सिर्फ वन मैसेज, सिर्फ कितना बार भी दबाऊं वो मैसेज गायब हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर ये ट्रिगर हटा दूं, तो वो मैसेज फिर से आना शुरू हो जाएगा। इसको बंद करता हूँ, Ctrl+T Ctrl+S, लेट्स ट्राई अगेन। ठीक है, सेव किया, देखो आना शुरू हो गया। यानी ये मैसेज दिखाने से पहले वो जंप कर रहा था, क्या कोई ट्रिगर है क्या ऑन मैसेज का। और मैं यूजर को ये मैसेज नहीं दिखाना चाह रहा था। उसमें चाहे तो हम रीड कर सकते हैं कि इफ़ मैसेज टेक्स्ट लाइक ट्रांजेक्शन कंप्लीट टाइप का कुछ मैसेज आए, तो उसके बदले में दिखा दो कि योर डेटा सेव्ड, है ना, ताकि यूजर को एक जनरल मैसेज दिखाए। ये थोड़ा सा एरर जैसा दिखता है। तो आप मैसेज को चेंज कर सकते हो, या मैसेज को सप्रेस कर सकते हो, या फिर मैसेज को आप लॉग में डालो, कुछ भी कर सकते हो। तो मतलब मैसेज को आपको बेसिकली हैंडल करने के लिए आपको ऑन मैसेज यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। इसका यही फ़ायदा है मैसेज, ऑन मैसेज ट्रिगर का। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ वापस डालूँ और यहाँ पे नल कर दूंगा, तो मैसेज ही आना बंद हो जाएगा। और अगर नल करने की जगह पे मैं यहाँ पर अपना कुछ अपेंड करके रन करूँ, तो भी आएगा। और या फिर इसको हम, इस चीज़ को हम लोग कहीं सेव करना है डेटाबेस लेवल पे, टेबल में, लॉग में, तो कर सकते हैं। तो अभी वापस से अगर देखें, तो यहाँ सेव किया मैसेज कोड, और देखो आगे में मैसेज टेक्स्ट करके जो मेरा हार्ड कोड वैल्यू था, इस बार मैसेज में ये आ रहा है, और मैसेज टाइप पे FRM। तो यही है मैसेज टाइप। तो ऑन एरर एंड ऑन मैसेज, इन चीज़ों का भी बहुत फ़ायदा है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑन मैसेज में मान लो कि ऐसा भी कर सकते हो कि इन तीनों को कमेंट कर दो। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि इफ़ मैसेज टेक्स्ट लाइक, क्या मैसेज था, ट्रांजैक्शन, देखते हैं, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके अगर कोई मैसेज आए, वन रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड तो चेंज होता रहेगा, लेकिन इतना पार्ट तो फिक्स रहेगा, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। तो अगर आपके मैसेज में ऐसा आता है, परसेंट परसेंट आगे में ट्रांजैक्शन कंप्लीट, और इसके आगे अपर लगा दो, ताकि कंपैरिजन में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इधर भी मैंने कैपिटल में लिखा है। तो अगर ऐसा मैसेज आता है, देन तो यूजर को आप ऐसा दिखाओ कि डेटा सेव्ड करके ख़त्म। ठीक है,
तो आप ऐसे रिप्लेस कर सकते हो, मतलब उसके मैसेज को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। देखो डेटा शिफ्ट चेंज हो गया मैसेज, मैंने मैसेज बदल दिया। तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। ये एक मतलब तरीका है हैंडल करने का। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट ऑन एरर ऑन मैसेज। अभी बचा डिबगिंग, टाइमर एंड पैरामीटर्स। ओके, डिबगिंग में हम लोग बेसिकली ब्रेक पॉइंट डिसाइड करते हैं कि कहाँ कहाँ आपका एक काम करते हैं। एक प्रोसीजर इसमें बना ही लेते हैं तो ही अच्छा रहेगा। क्या नाम है इसका, पी आर सेव ना। और ये रिटर्न कर रहा है मैसेज ना। ओके, यानी मैसेज में ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, क्या था उस समय लास्ट टाइम, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सैलरी, डिपार्टमेंट। ये क्या था, अच्छा बैकअप टेबल नेम का कुछ हम लोग काम किए थे इस पे लास्ट टाइम, डीडीएल वाला, इसीलिए ये लिखे थे। और ये बैकअप टेबल का नाम रिटर्न कर रहा था और ये कुछ सक्सेस या कुछ था। ठीक है, तो अब ये बैकअप वाले पे हमको करना नहीं है तो इसको हटाते हैं, इतना करते हैं। तो एक प्रोग्राम यूनिट बनाते हैं जल्दी से। प्रोसीजर पी आर अंडरस्कोर सेव था ना, और उसका पैरामीटर्स ऐसा था। तो यहाँ पे हो जाएगा पी अंडरस्कोर। ये 6 इन्फॉर्मेशन फिलहाल लेते हैं और यहाँ पर हम लोग सेव कर देंगे कि अपडेट एम्प्लॉयज अंडरस्कोर ईएमपी, नहीं, एम्प्लॉयज अंडरस्कोर इमेज सेट, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम। ठीक है, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू पी एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, कमिट। और यहाँ पे ये चाहे तो एक वेरिएबल भी बना सकते हैं, ताकि वी अंडरस्कोर ई एम पी नंबर सेलेक्ट, या फिर यहाँ पे वी अंडरस्कोर काउंट सेलेक्ट काउंट 1 into v underscore count from employee image where this equals to this। और यहाँ पे लिख सकते हैं if v count ग्रेटर देन 0, यानी अगर वो एम्प्लॉय ऑलरेडी है तभी अपडेट होगा ना, नहीं तो अपडेट क्या होगा, एम्प्लॉय नहीं है तो वो चेक कर रहे हैं। एंड इफ, ठीक है, ये जस्ट ऐसे ही डमी है। कंपाइल, क्या एरर आया है, अच्छा यहाँ पे कुछ छूटा है क्या, प्रोसीजर नेम pmp first name last name email this begin commit and p employee id में क्या एरर है,
अच्छा, सबका डेटा टाइप तो डाला ही नहीं। वही तो। यहाँ पे होगा var_char 2। ठीक है, ये हो गया। पे चाहे तो exception when others, then ऐसे काउंट है तो काउंट में एरर नहीं आता है, बट ऐसा ही कोई भी तरह का एरर आएगा तो ये यही देगा। एक तरह का मैंने फिलहाल के लिए रख दिया है। अभी क्या होगा कि जब सेव बटन दबाएंगे तो ये प्रोसीजर कॉल होगा वहाँ बटन पे, और यहाँ पे आएगा जब कॉल होगा तो यहाँ आएगा, तो हमें देखना है कि डिबगिंग में कि ये किधर किधर हो करके गुजर रहा है। ठीक है, कौन कौन सा लाइन में जा रहा है, किधर किधर जंप कर रहा है। यूजुअली ये प्रोसीजर बड़ा होगा, अभी हमारा छोटा है इसलिए ऐसे ही दिख जा रहा है। ये कई बार ऐसे ये लोग 200 लाइन 500 लाइन कर रहता है, तो डिबग करना मुश्किल होता है कि कौन से किधर जंप कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, कहाँ पे ये जा रहा है। ठीक है, ये हर एक स्टेटमेंट, या फिर जहाँ आपको डाउट है कि उधर गया क्या, या फिर एक्सेप्शन में गया, या फिर गया तो उस समय इस वेरिएबल का वैल्यू क्या था, ये सब डिबग करने के लिए हम लोग ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, अभी बटन पे भी हम यहाँ चाहें तो बटन में क्या क्या लॉजिक लिखा हुआ है वहाँ पे भी लाइन में हम लोग ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, यहाँ पर से ये ओपन कर दो। ठीक है, पी आर सेव कंपाइल, तो यहाँ पे भी चाहो तो इन ब्रेक पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको पूरे प्रोग्राम में डाउट है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रोग्राम किधर से किधर फ्लो हो रहा है, या फिर फ्लो हो रहा है, तो उस जगह पे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या मैसेज क्या वैल्यू होगा वेरिएबल का, वो सब चीज़ जानना है डिबग करने के लिए, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको इस बार यहाँ रन, यहाँ जो हम लोग रन करते हैं ना यूजुअली, रन करने की जगह पे रन फॉर्म डिबग करेंगे। ठीक है, डिबग मोड में इसको रन करेंगे। तो इसको रन करते हैं। ये अलग से खुला है। अब यहाँ से ये किया। डिबग मोड में क्या होता है कि जब तक आपका उस जहाँ जहाँ हमने ब्रेक पॉइंट दिया है ना, जब तक उस ब्रेक पॉइंट पे वो नहीं पहुंचेगा रन होना, तब तक वो आपका नॉर्मल काम करेगा, बिहेवियर इसका नॉर्मल रहेगा, लगेगा कि डिबगिंग मोड में नहीं नॉर्मल एप्लीकेशन चला रहे हैं। जब मैं सेव बटन दबाऊंगा तभी वो सेव बटन पे जाएगा, और तो वहाँ पर सेव बटन पे मैंने ब्रेक पॉइंट डाला है कि यहाँ ब्रेक पॉइंट का मतलब हुआ कि अगर मान लो यहाँ पर ब्रेक पॉइंट नहीं है, मान लो हटा दिया, तो ये लाइन जैसे ही मैं सेव बटन दबाऊंगा तो यहाँ से यहाँ तक बिना कुछ किए इजीली रन हो जाएगा। जब वो ये रन करने जाएगा तो रुक जाएगा। ब्रेक पॉइंट मतलब रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए आपका एग्जीक्यूशन, ये आगे बढ़ेगा नहीं जब तक मैं यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करके नहीं करूँगा। समझ में आया बात? तो यहाँ पर जैसे है ना नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ब्रेक पॉइंट मतलब कि मैं जहाँ जहाँ ब्रेक पॉइंट डाला हूँ वहाँ पर ये ब्रेक लगाएगा अपना एग्जीक्यूशन का। उससे पहले तक वो एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही वो लाइन पे ब्रेक पॉइंट आएगा वहाँ पे आके रुक जाएगा, और आगे एग्जीक्यूशन उसका बंद हो जाएगा। हम्म, 1 मिनट। ओके, तो ब्रेक पॉइंट का मतलब यही है कि उस जगह पे रुक जाएगा, और आप नेक्स्ट यहाँ पर करोगे तो नेक्स्ट लाइन रन होगा, फिर वो अगले नेक्स्ट लाइन पे जाएगा जहाँ जहाँ पे ब्रेक पॉइंट था। ठीक है, तो ये फिर भी तब तक नहीं ब्रेक पॉइंट होगा जब तक आपका उस जगह पे वो एग्जीक्यूशन होना शुरू नहीं होगा। तो मान लो इधर सब कुछ चल रहा है, जो काम इधर होना है ये करोगे ये काम करेगा, लेकिन जब यहाँ पे आएंगे तभी वो ब्रेक पॉइंट का काम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव बटन दबाता हूँ।
जैसे ही से बटन दबाऊंगा तो देखो नीचे ये रेड में दिख रहा कि ये बोल रहा है कि कुछ एक्शन पेंडिंग है इधर, यानी नेक्स्ट करना है। ये आगे देखो अधूरा हो गया, ये गोल गोल घूम रहा है कि मतलब इस सेव बटन पे जो भी लॉजिक लिखा हुआ था वो पूरा रन नहीं हुआ है। एक लाइन दो लाइन रन हुआ होगा, बाकी ब्रेक पॉइंट की वजह से रुका हुआ है, मतलब अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहा है वो। तो मैं यहाँ फॉर्म बिल्डर पे जाता हूँ। देखो फॉर्म बिल्डर में बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका ऐसे पहले खुल जाएगा, और यहाँ पे जो दिख रहा है ना, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप इनटू स्टेप आउट, यानी नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो अब जहाँ पे आपका कर्सर था अभी वहाँ पर वो अब उसका अगला लाइन रन करेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो अगला लाइन रन करेगा। यानी एक एक करके पहले क्या हो रहा था, वो फटाफट कंप्लीट करके निकल जाता था, हमें पता भी नहीं चलता था। तब ये रुक रुक करके जाएगा, एक एक लाइन बाय लाइन में इसको प्रोसेस करूँगा और वॉच करूँगा कि वो किधर से किधर जा रहा है। समझ रहे हो? तो ये डिबगिंग का फ़ायदा है कि आप समझ सकते हो कि वो कहाँ से, मान लो कि वो यहाँ से कोई दूसरे ब्लॉक में गया, प्री ब्लॉक में गया, प्री ब्लॉक के बाद कहाँ गया तो पोस्ट ब्लॉक में गया, ऐसे करके आप डिबगिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करता है डिबगिंग में। कुछ सिस्टम वेरिएबल का वैल्यू अगर जानना है कि उसका अभी करेंटली उसका क्या है वैल्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो ईएमपी वैलिडेशन का व्हेन बटन प्रेस हुआ, कौन सा बटन था, तो ये ईएमपी का बटन सेव था। और ये आगे अगर देखोगे तो इसमें वी मैसेज में दिखा रहा है, ये अभी फ़िलहाल वी मैसेज का वैल्यू कुछ नहीं है, अभी सिर्फ डिफाइन हुआ है। क्योंकि आपने देखा था कि हमने वी मैसेज का वैल्यू बाद में आएगा, शुरुआत में सिर्फ अभी आगे आगे, आगे रन ही नहीं किया ना उसने वी मैसेज में, तो सिर्फ ये डिफाइन होकर के रह गया। अगर इसमें आएंगे वॉच में, इसी तरह यहाँ पे फॉर्म लेवल जो वैल्यूज़ है कि जैसे कौन सा फील्ड का क्या वैल्यू है, वो भी आप यहाँ देख सकते हो कि फर्स्ट नेम में आपका क्या था। यहाँ पे देखो रन टाइम में क्या क्या वैल्यू है, जो जो आपका सबमिट हुआ, फाइनली जो सबमिट होने जा रहा था वो सब अभी आपको रन टाइम में क्या क्या वैल्यू है वो सारा दिख रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ से डिबगिंग मोड में मतलब ये सारा चीज़ देख सकते हो। फिर पैरामीटर्स है, तो इसमें तो पैरामीटर हमने डिफाइन ही नहीं किया इसलिए वो दिख नहीं रहा। पैरामीटर तो अभी अगला हम लोग का टॉपिक है। तो वो सब चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। वॉच हटा दो, और भी है कुछ पी एल एसक्यूएल रिलेटेड है कि वी कैर में वैल्यू है दिनेश। वी कैर ये, अच्छा स्पेसिफिकेशन में शुरुआत में याद है फॉर्म जब स्टार्ट किए थे हम लोग लास्ट क्लास में, व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस पे हमने पैकेज में एक डिफाइन किया था दिनेश नेम, वो वाला है ये वी कैर शायद से, आई एम नॉट श्योर, देखना पड़ेगा ये कहाँ डिफाइन किए हैं। यहाँ पे ना पैकेज स्पेसिफिकेशन, पैकेज बॉडी, यानी स्पेसिफिकेशन के अंदर मैंने ये कैर बनाया था और उसमें दिनेश डिफाइन किया था। ये वो है यहाँ दिखा रहा है ना। उसी तरह सर्वर में है क्या कुछ ऑल है क्या, तो जो जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको ये आप रन यहाँ देख सकते हो, ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ तक रन हुआ तो ये वैल्यू था, आगे बढ़ा तो इसका वैल्यू चेंज हो गया। जैसे वेब यूटिल कन्फिग, स्टैटिक वैल्यू, ये एम्प्लॉय आईडी दिस, सिस्टम वेरिएबल में सिस्टम वेरिएबल आपको बताया था ना, सिस्टम डॉट कर वैल्यू, सिस्टम सिस्टम डॉट लास्ट ये करंट वैल्यू एंड सिस्टम डॉट कर्सर वैल्यू, वो सारा जी यहाँ मिलेगा। देखो करंट आइटम, बटन सेव, करंट वैल्यू, ये जो था ना सिस्टम डॉट करंट आइटम, सिस्टम डॉट करंट वैल्यू, सिस्टम डॉट कर्सर आइटम, कर्सर वैल्यू, ये सब जो था। देखो इसमें ब्लॉक का नाम आता था कर्सर वाला में आगे, यही हम लोग देख रहे थे ना उस समय मैसेज करके, याद है व्हेन वैलिडेट का हम लोग जब एग्जांपल काम कर रहे थे तो ये सारा चीज़ आपका सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाएगा। ये सारे सिस्टम वैल्यूज़ हैं कि कुछ अगर आपको डिबग करने में हेल्प लगेगा इसका। तो सिस्टम डॉट करेंट वैल्यू डेफिनेटली बटन होगा, क्योंकि मैंने बटन प्रेस किया था यानी फोकस वहाँ पे है मेरा, तो इसलिए करंट आइटम इज बटन सेव। करंट फॉर्म क्या है, ये है करंट ब्लॉक कौन सा है, तो ये एमपी ब्लॉक में है। उसके अंदर मल्टीपल ब्लॉक होंगे, तो अभी करंटली अभी एमपी ब्लॉक पे है हम लोग। ब्लॉक का स्टेटस क्या है, जो हम लोग गेट ब्लॉक प्रॉपर्टी करते हैं,
चेंज्ड है क्योंकि डेटा चेंज किया ना मैंने, यहाँ पे ये लास्ट नेम में क्यू क्यू डाला लास्ट में। तो ये सारा हेल्प करता है आपको डिबगिंग में। ठीक है। इस तरह से दुनिया भर का चीज़ है। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जैसे ही करेंगे तो वो मेरा वहाँ पे जंप किया। तो अभी वी काउंट का वैल्यू कुछ नहीं था, ये कहाँ है, पी आर सेव में आ गया ये। पी आर सेव में आने के बाद देखो ये रुका हुआ है, यहाँ पर देखो येलो कलर का सिंबल है कि ये अब रन होगा। फिर इधर अभी जब नेक्स्ट करूँगा तो फिर ये येलो वाला सिंबल जो है यहाँ पे आ जाएगा कि अब वो रन होगा। तो यहाँ पे अगर रन किए, अभी वी काउंट का वैल्यू तो कुछ नहीं होगा, रन होने के बाद पता चलेगा। तो इसको नेक्स्ट किया है तो यानी अब ये रन हो गया, अब यहाँ पे आ गया है ना। तो अब वी काउंट का वैल्यू आप देखना चाहोगे तो आपको वी काउंट का वैल्यू में काउंट वन होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी पास की है ना, तो काउंट तो वन आएगा ही, वो एम्प्लॉय है। तो यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ वी काउंट का वैल्यू यहाँ वन हो गया है ना। तो कोई वेरिएबल का वैल्यू आपको जानना है, चेंज है, तो ये सब वेरिएबल ही है ना एक तरह से, पी एम पी आई डी ये सब जो पास किए हैं पैरामीटर में, एक तरह से वेरिएबल ही है ना प्रोसीजर का। तो ये वी प्रोसीजर के अंदर का जानना है, अगर बटन के अंदर का जानना है तो ये बटन के अंदर का है। अभी पी आर सेव पे ही चल रहा है मेरा, ये देखो पी आर सेव ही है। बटन के लेवल पे क्या है, अभी पी आर सेव के ही अंदर का भी पार्ट बाकी है ना, उसके अंदर 10 लाइन लिखे थे मैंने। तो अभी पी आर सेव पे ही है, लेकिन और पी आर सेव के अंदर अगर जाएँ यहाँ पे जा कर के, तो अभी पी आर सेव में अभी एक लाइन कंप्लीट किया उसने, मतलब ये किया और ये किया, अभी ये बाकी है। जब ये पूरा कंप्लीट होगा तो ये फिर से यहाँ पे आएगा, तो ये पी आर सेव कंप्लीट होगा तब फिर वो इस लाइन पे आएगा। अभी पी आर सेव का कुछ लाइंस एग्जीक्यूट करना बाकी है, समझ रहे हो। तो यहाँ से इसको क्लोज करो और यहाँ पर से जाओ पी आर सेव में, और यहाँ पर अभी हम रन कर रहे हैं फिलहाल। तो अब ये चेक करेगा कि वी काउंट ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं। तो यहाँ से नेक्स्ट करो, तो अब ये यहाँ आ गया अपडेट में, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है वन ग्रेटर देन जीरो, तो ये अपडेट रन करेगा। अपडेट रन किया तो अब सीधा आएगा यहाँ कमिट पे। ठीक है। इस समय कुछ इधर चेंज हुआ है क्या, तो इधर देख सकते हो कि मेरा करंट फॉर्म का वैलिडेशन या कोई चीज़ जहाँ जहाँ रेड रेड है वो दिखा रहा है, ये सब चेंज हुआ है लगता है। करंट डेट टाइम एंड इफेक्टिव, आई डोंट नो क्या है, मुझे भी ज़्यादा देखना पड़ेगा। कमांड लाइन में भी क्या क्या चल रहा है, होस्ट पोर्ट। ठीक है। तो पी आर सेव में चलते हैं, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। जब ये कंप्लीट होगा तो वो इधर नहीं आएगा, क्योंकि एरर तो है ही नहीं, तो इधर आएगा क्यों। यहाँ कंप्लीट होगा तो यहाँ से फिर वापस जाएगा उस बटन पे, करेक्ट, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट। नेक्स्ट करते हैं तो देखो बटन पे वापस आ गया। अच्छा, व्हेन वैलिडेट हुआ उसके बाद शायद वो वैलिडेट होता है होगा। तो व्हेन वैलिडेट वाला ट्रिगर चल रहा है, नेक्स्ट किए, यहाँ से के बाद नेक्स्ट किए, पोस्ट रिकॉर्ड। तो ये आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके ऑन मैसेज में आया। ऑन मैसेज वो जो आपका वो मैसेज दिखाना चाह रहा होगा अभी, समझ रहे हो, वन ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड एंड सेव वाला, इसलिए वो ऑन मैसेज में आया अभी। ठीक है। जब ये नेक्स्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे मैसेज आया क्या, अभी तक तो नहीं आया। प्री ब्लॉक में आया, अच्छा वो कंप्लीट होगा तभी लगता है दिखाएगा मैसेज। अरे सिट, ये दब गया। तो इस तरह से ये आप नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो आपको वो पता भी चल जाएगा कि वो कब कब किधर से कहाँ कहाँ जंप कर रहा है। और एट द टाइम आप उधर उसको क्लोज करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि किस समय किस किस पॉइंट ऑफ टाइम में किस चीज़ का क्या वैल्यू था। और यहाँ से स्टॉप कर दोगे तो डिबगर स्टॉप हो जाएगा। तो वो स्टॉप होगा तो आपका ये फॉर्म भी स्टॉप हो जाएगा, डेटा सेव्ड खत्म। ठीक है।
तो बस वही है कि आपको जगह कुछ कुछ जगह पे जहाँ डाउट है वहाँ पर डाल दो और ये डिबगर चला दो और नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ वहाँ से। ठीक है। तो ये सब का कुछ थ्योरी नहीं होता है, ये सब बेसिकली करके ही देखना होता है। थ्योरी में होगा, थ्योरी में आपको बताएगा कि वो जो जितने टैब्स मैंने खोला था ना कि कौन सा सिस्टम वेरिएबल है, कौन सा पैकेज वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल कौन सा है, उसके बारे में डेफिनेशंस मिलेंगे आपको। तो वो आपको डेफिनेशंस तब समझ में आएगा जब आप एक बार प्रैक्टिकल कर लोगे ना इस तरह से, तब आप पढ़ोगे तो आपको रिलेट कर पाओगे। शुरुआत में वो टर्म्स ही समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। तो यही है डिबगिंग का फंडा, ये सब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा है। अब दो पॉइंट बचा है, टाइमर एंड पैरामीटर्स। ठीक है। टाइमर के लिए एक काम करते हैं, वो प्लेन वाला फॉर्म खोलते हैं, ये ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कंट्रोल टी एस डब्ल्यू, क्लास जेनेरिक फॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लॉक को ऊपर रखते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लॉक ऊपर वाला दिखाता है। तो टाइमर का काम क्या है ना कि जब भी आपका ये फॉर्म चलता रहेगा, अगर कोई आपने इसमें टाइमर क्रिएट कर दिया है तो वो आपका टाइम जोड़ता रहेगा कि ये अगर टाइमर टाइमर जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो वो उसमें हम लोग टाइम देते हैं कि आप 1 सेकंड का, 1 सेकंड के अंतराल में आप चलोगे, 1 1 सेकंड का आपका इंटरवल होगा। ठीक है। या फिर हाफ सेकंड का होगा। उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मिली सेकेंड्स। ओके। तो बेसिकली मान लो अगर हमने 1 सेकंड का रखा उसमें इंटरवल, तो 1 1 सेकंड में वो रिफ्रेश होता रहेगा। तो सेकंड में वो चलता रहेगा और आप उसके जब भी टाइम हर एक 1 सेकंड के लिए आप चाहो तो ये कोई कोड लिख सकते हो या कुछ चेक कर सकते हो लॉजिक, या फिर अगर आप चेक कर सकते हो कि जब वो एक्सपायर हो गया, कि मान लो आपने उसमें टाइमर में रख दिया 20 सेकेंड, तो आप यूजर को यहाँ बोलोगे कि जब भी 20 सेकेंड हो जाए तो ये लिख सकते हो, यहाँ पे आता है ना यूजुअली कि आपका सेशन टाइम आउट। तो वो टाइम जोड़ता रहता है ना यूजर की एक्टिविटी का, कि उसने कितने देर से फॉर्म पे काम नहीं किया है। 5 मिनट दिया, अगर उसको 5 मिनट से ज़्यादा हो गया तो वो उसको सेशन टाइम आउट हो जाएगा। कोई वेबसाइट चलाते हैं हम लोग तो ये यूजुअली हम लोग देखते हैं। करेक्ट। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है टाइमर का कि आप उसमें डाल सकते हो कि जब टाइमर बनाया आपने उसमें 10 मिनट का टाइम दिया और वो एक्सपायर हो गया, तो आप यूज़र को दिखा दो कि आपका एक्सपायर हो गया। या फिर 10 मिनट का टाइम दिया, 8 मिनट हुआ, तो आप यूज़र को मैसेज दिखा सकते हो कि आपका टाइम आउट होने वाला है। तो यूज़र जैसे ही कुछ कहीं पे कुछ क्लिक करेगा या प्रोसेस करेगा तो वो टाइमर फिर से रीसेट हो जाएगा। या फिर वो टाइमर को यूज करके आप यहाँ पे कुछ टाइम दिखा सकते हो। कई बार जैसे कि कोई कैसे एग्ज़ाम रिलेटेड कोई फॉर्म भरवा रहा है, मतलब कोई किसी का एग्ज़ाम ले रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो यहाँ पर राइट काउंट डाउन टाइम रहता है। करेक्ट, 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स, फिर 29 मिनट्स 60 सेकेंड, 29 मिनट्स 59 सेकेंड्स, ऐसे करके आता है, धीरे धीरे टाइमर घटता जाता है। तो उस टाइप का, या फिर कहीं भी टाइमर का जहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेकेंड्स को, मतलब आपको टाइम कैलकुलेशन करना है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम लोग एक वैसा ही छोटा सा कुछ करते हैं लेकिन दूसरे टाइप का। ठीक है। देखते हैं। वो करके हम क्या करेंगे कि हर एक सेकंड में मैं एक इमेज को चेंज करता हूँ। ये भी तो हो सकता है ना कि कोई वेबसाइट रहता है तो वहाँ पे देखते हो ना, वेबसाइट में कोई बढ़िया सा वेबसाइट खोलोगे तो इधर इमेज बदलता रहता है टाइम टू टाइम, यूजर एक्सपीरियंस के लिए। तो वैसा ही कुछ करने का ट्राई करते हैं। मान लो एक इमेज आइटम लिए, इसका नाम रख दिए इमेज
या फिर IMG, छोटा सा नाम। और इसका नेटिव, और ये एडजस्ट, ये जो बेसिक प्रॉपर्टी हमने किया था। और तो यहाँ पे ट्रिगर में व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस पे इसमें एक फाइल पहले दिखाते हैं, लोड करते हैं। तो रीड अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर फाइल। अब मुझे इसका पैरामीटर्स याद नहीं है। शायद पहले फाइल नेम होगा। इसको बंद करो। फाइल नेम में ये, ठीक है। एंड उस फाइल नेम के साथ साथ क्या होगा, JPG फाइल है क्या, मतलब वो फाइल का टाइप। और वो फाइल इस जगह से जब हमारे डायरेक्टरी से रीड किया और इस फॉर्मेट में रीड किया, तो दिखाना कहाँ है हमें, तो हमें दिखाना है IMG में। आई होप ये चल जाना चाहिए। कुछ छूट गया क्या? कुछ तो मिस कर रहे हैं, मुझे याद नहीं है। अभी हमने रीड इमेज वाला किया था ना एक, देखते हैं। अपलोड में होगा ना। रीड इमेज फाइल नेम है, टाइप है, अच्छा वो सिंगल कोड में, होस्ट वेरिएबल नहीं देना है सिर्फ। ओके। तो यहाँ पे IMG का नाम जैसा डायरेक्ट होगा, जो इमेज आइटम का नाम है, ठीक है। तो पहले इतना ही रन करके देखते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। तो यहाँ पे इमेज लोड हो गया, ठीक है। अब इसको चाहते हैं कि हर एक सेकंड में इमेज चेंज हो या फिर ये ब्लिंक करे, ऐसा कुछ। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि एक टाइमर क्रिएट करेंगे, है ना। क्रिएट अंडरस्कोर टाइमर। और उससे पहले यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा V अंडरस्कोर टाइमर बिगिन एंड। तो वो सबसे पहले टाइमर क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टाइमर 1। फिर टाइमर का इंटरवल कितने सेकंड्स, मिली सेकंड्स में होता है। अगर मान लो यहाँ 1000 दिए हैं, तो ये 1 सेकंड हुआ। और वो रिपीट करना है कि नहीं रिपीट करना है, वो ये उसका थर्ड पैरामीटर है कि अगर 1 सेकंड हुआ तो वो फिर से अगले सेकंड के लिए फिर से रिपीट करेगा, या फिर नो रिपीट, यानी 1 सेकंड हुआ फिर उसका काम खत्म। तो वो ठीक है। पहले इतना देखते हैं कि ये कोड बराबर है कि नहीं। नहीं, नॉट ए प्रोसीजर। ओके, ये मैं भूल गया हूँ, इसका कहीं होगा यहाँ पे। ये कर दो। टाइमर बनाएंगे, उसका टाइमर का टाइम डाला। क्रिएट टाइमर। अच्छा, यहाँ पे ये रिटर्न करता है टाइमर ID, वो मुझे डालना था। तो ये पार्ट तो मान लो इतना हटा दो। अगर ये है क्रिएट टाइमर, टाइमर नेम, और ये टाइमर का मिली सेकेंड जो यहाँ पे मैंने रखा है, और उसका रिपीट करना है या नॉट रिपीट करना है। जब वो रिपीट नॉट रिपीट हो जाएगा, और यहाँ पे मैं फाइल का नाम, ठीक है। ये बेसिक है इतना, एकदम। जब ये फॉर्म खुलेगा तो वो टाइमर क्रिएट करेगा, उसका नाम होगा टाइमर 1, ठीक है। और ये इंटरवल होगा 1 सेकेंड, और वो रिपीट करेगा 1 सेकेंड होने के बाद फिर से रिपीट करेगा। और साथ ही साथ ये हमारा एक जो इमेज है वो लोड कर देगा, ठीक है। उसका इतना ही काम है। अब ये जो कोड है, ये सिंपली है कि क्या है कि वो टाइमर ऑलरेडी है क्या। अगर वो ऑलरेडी है तो उसको डिलीट कर दो, क्योंकि फिर से क्रिएट करेंगे बार बार तो वो एरर देगा, है ना।
सेम नाम का, तो इसलिए डिलीट कमांड पहले लिखा था। ठीक है, यानी पहले वो टाइमर फाइंड करो, सेम नाम का टाइमर बना हुआ है क्या, तो ये टाइमर आईडी में रिटर्न करेगा, यही टाइमर आईडी पे। और अगर वो टाइमर आईडी नॉट नल है, नॉट नल है मतलब कि उसमें टाइमर बना हुआ है ऑलरेडी, तो उसको पहले डिलीट कर दो और फिर देन क्रिएट वाला चलाओ। और अगर वो नल है तो फिर डिलीट नहीं होगा, तब तो क्रिएट ऐसे भी हो ही रहा है। ठीक है, जैसे क्रिएट रिकॉर्ड ग्रुप के टाइम पे कैसे करते थे, फाइंड ग्रुप, और ग्रुप का नाम रखते थे, चेक करते थे कि वो ग्रुप बना है क्या, अगर वो नहीं बना है तो बनाते थे, अगर बना हुआ है तो पहले उसको डिलीट ग्रुप करते थे, उसके बाद फिर क्रिएट ग्रुप फ्रॉम क्वेरी करते थे। वैसे ही टाइमर का है। ठीक है, तो यहाँ जब ये न्यू फॉर्म इंस्टेंस में क्या किया, एक एक सेकंड पे ये रिपीट होगा। ठीक है, अब यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम एक ट्रिगर लेंगे। ठीक है, टाइमर एक्सपायर का, कि जब वो टाइमर एक सेकंड हुआ और एक्सपायर हुआ तो क्या करना है, व्हेन टाइमर एक्सपायर्ड। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर से एक टाइमर बनाएंगे, ये पहले कॉपी कर लेता हूँ। और जब वो टाइमर एक्सपायर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम दो टाइमर एक साथ रखते हैं, टाइमर 1 एंड टाइमर 2। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कि दो टाइमर आईडी बनाए वेरिएबल, और दोनों टाइमर फाइंड आउट कर रहे हैं टाइमर 1 है क्या या टाइमर 2 है क्या। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, जब पहली बार खुला है तो टाइमर 1 ही एग्जिस्ट कर रहा होगा, करेक्ट। टाइमर 1 जब एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या करेंगे कि टाइमर 1 को हम डिलीट कर देंगे, है ना। और टाइमर 1 को डिलीट करेंगे और हम टाइमर 2 बनाएंगे, यानी टाइमर 1 एक्सपायर हो गया, अब टाइमर 2 बनाएंगे। और वहाँ पे हम उस समय एक इमेज फाइल लोड करेंगे, इस बार वो इमेज का फाइल का नाम लोगो नहीं होगा, कुछ और नाम होगा, मान लो ब्लैंक डॉट जेपीजी है। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पे इसको कॉपी कर लो और यहाँ डाल दो, जब टाइमर 2 अगर नॉट नल है तो टाइमर 2 को डिलीट करो और टाइमर 1 बनाओ, उल्टा करो दोनों के केस में। हमको लग रहा है कि आपको ये बाउंस करेगा। पहले देखते हैं रन करता है कैसा, उसके बाद। नहीं, ये स्टैटिक हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। टाइमर 1 अगर है तो उसको डिलीट कर दो, फिर दूसरा टाइमर बनाओ, और उसमें ब्लैंक डॉट जेपीजी। ये रिपीट नो रिपीट का कहानी है लगता है क्या। टाइमर तो रन हो रहा है लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, एक दूसरे से लिंकअप नहीं है लगता है।
लिंक नहीं था एक दूसरे से। अरे यार, ये एरर देता ही रहेगा। ठीक है। हम्म काम कर रहा है। तो बेसिकली हम लोग क्या किए कि इसको छोटा करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट वाले में व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस पे एक टाइमर बनाया। ठीक है, 1 सेकंड का, और वो रिपीट होता रहेगा, और साथ ही साथ मैंने एक लोगो डाल दिया इमेज फाइल में। ठीक है, ये टाइमर वन नाम से टाइमर बन गया। एंड एक इमेज भी सेट कर दिया मैंने इमेज आइटम पे। इसमें बस इतना ही काम किया, है ना। और जब ये टाइमर जब 1 सेकंड का था, तो 1 सेकंड जैसे ही इसका समाप्त हुआ, तो वो फायर क्या करेगा, व्हेन टाइमर एक्सपायर्ड। ठीक है, क्योंकि मैंने 1 ही सेकंड का बताया था ना उसको, तो 1 सेकंड तो जैसे ही खत्म होगा तो वो जाएगा टाइमर एक्सपायर वाले ट्रिगर पे। अगर 10 मिनट दिया तो 10 मिनट बाद इसमें आएगा वो। तो मैंने एक ही सेकंड रखा। ठीक है, तो 1 सेकंड पे ये टाइमर एक्सपायर हो गया। तो ये आ गया व्हेन टाइमर एक्सपायर्ड पे। अब व्हेन टाइमर एक्सपायर्ड में मैंने क्या किया, मैंने पहले चेक किया दोनों का, दो टाइमर वन है क्या या टाइमर टू है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर तो इसको क्या मिला होगा, टाइमर वन ही मिला होगा, क्योंकि अभी तो टाइमर टू हमने बनाया भी नहीं है, करेक्ट। अभी तो सिर्फ एक ही बनाया था। तो टाइमर वन मिला उसको इस समय, टाइमर वन मिला। तो यहाँ पर वो चेक किया कि क्या टाइमर वन का आईडी नॉट नल है, यानी टाइमर, ये ट्रू है क्योंकि उसका आईडी नॉट नल है, टाइमर वन है अभी। तो जब ये टाइमर है, तो क्या करो कि उसको डिलीट कर दो टाइमर वन को, यानी जो टाइमर वन अभी मिला था उसको डिलीट कर दो। और अभी आप दूसरा टाइमर बनाओ, टाइमर टू। ठीक है, टाइमर टू बनाओ, और इस समय ब्लैंक, इसको भी 1 ही सेकंड रखा मैंने। ठीक है, और मैंने यहाँ पर सेट कर दिया ब्लैंक डॉट जेपीजी, यानी वाइट स्क्रीन। ऐसा कुछ छोटा सा इमेज रखा था। तो ये क्या हो गया कि पहले जो इमेज था वो इमेज चेंज हो गया अब। ठीक है, तो ये जैसे ही ये दोनों लाइन रन होगा, तो ये हमारा इमेज चेंज हो जाएगा। अब ये 1 सेकंड तक चलेगा। जब 1 सेकंड के बाद ये जो टाइमर वन तो ऐसे भी डिस्ट्रॉय हो ही चुका था, करेक्ट। अभी एक्टिव है टाइमर टू ही। अब टाइमर टू का टाइम कब खत्म होगा, 1 सेकंड बाद। यानी 1 सेकंड तक मुझे ब्लैंक स्क्रीन दिखेगा। अब ये 1 सेकंड के बाद फिर इसी ट्रिगर में वापस ही आएगा। तो इस बार इसको ये तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो मैंने पिछले बार डिलीट कर दिया था। इस बार उसको मिलेगा ये, करेक्ट, क्योंकि टाइमर टू मैंने लास्ट टाइम बनाया था। तो वो ये वाला इफ में देखेगा कि ये नल है क्या, नहीं है, तो इधर नहीं घुसेगा, इस बार वो इधर आएगा। यहाँ पर वो टाइमर टू को डिलीट कर देगा, क्योंकि इस बार टाइमर टू एक्टिव है। तो टाइमर टू को डिलीट करेगा, और इस बार फिर से वो टाइमर वन बनाएगा, यानी एक दूसरे को डिलीट करके बनाता रहेगा 1 1 सेकंड के लिए। और जब ये टाइमर वन बनाएगा, तो ये फिर से दिनेश लोगो सेट कर देगा वाइट के जगह पे। तो अब दिनेश लोगो 1 सेकंड के लिए रहेगा, यानी पिछले बार 1 सेकंड के लिए ये था, इस बार 1 सेकंड के लिए ये है। फिर वापस ये, जब ये टाइमर का 1 सेकंड कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर फिर से आएगा, और इस बार फिर से ये मिलेगा, नीचे वाला नहीं मिलेगा। तो 1 सेकंड के लिए, यानी क्या हो रहा है कि 1 सेकंड के लिए ये सेट हो रहा है, 1 सेकंड के लिए ये सेट हो रहा है। समझ में आई बात। तो इस तरह से हम लोग को लग रहा है कि वो चेंज होता जा रहा है, ब्लिंक हो रहा है स्क्रीन। देखो 1 1 सेकंड का, अगर इसको फास्ट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 सेकंड के जगह पे इसको 500 मिली सेकेंड रखेंगे, यानी आधा सेकंड। ठीक है, तो ये फास्ट काम करेगा, क्योंकि ये मिली सेकेंड है ना। तो 500 रखेंगे, अभी देखो ये थोड़ा सा फास्ट होगा। ठीक है, तो ये टाइमर का जस्ट एक ऐसे छोटा सा एग्जांपल है कि हम लोग टाइमर कैसे, हम ये दिखाने से फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि आपको समझ में आएगा कि टाइमर से एसोसिएटेड ट्रिगर कौन सा है, और उसको क्रिएट कैसे करते हैं। फाइंड टाइमर मतलब टाइमर को कैसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल टाइमर टाइप का। फाइंड टाइमर क्या होता है, उसको डिलीट कैसे करते हैं टाइमर को क्रिएट कैसे करते हैं। और ये रीड इमेज तो खैर, इसके जगह पे आप कोई दूसरा काम भी कर सकते हो, है ना। ये तो रीड के जगह पे, इमेज के जगह पे कुछ और काम कर सकते हो। कोई शेप चेंज कर सकते हो, शेप का कलर बदल सकते हो, या फिर कुछ काउंटडाउन टाइमर टाइप का दिखा सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो।
या फिर वैलिडेट कर सकते हो कि अगर ये टाइम ख़त्म हो गया तो हमें यूज़र को कुछ और दिखाना है मैसेज, एनीथिंग यू कैन डू। लेकिन ये रीड इमेज के जगह पे ऐसे ही अगर ये दोनों कमिट कर दे तो ये बाकी ये कम्प्लीटली टाइमर रिलेटेड ही कोड है जो एक एक सेकंड में स्विच करता रहेगा। तो यही है बेसिक है टाइमर का। ठीक है। ओके, अभी क्या बचा, एक पैरामीटर्स। ठीक है। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, नॉट ए प्रॉब्लम।